Hello everyone, welcome back to your own academy, that is Achievers Academy. I am your friend, your guider निशा शर्मा. सो आई नो ये क्लास आज टाइम से पहले है, तो ये 11 बजे वाली ही क्लास है भाई. इंग्लिश की कोई भी कंफ्यूज ना हो. सिर्फ आज मैं क्लास 9:30 बजे ले रही हूँ क्योंकि किसी टीचर को आना और 11 बजे फिर बोर्ड फ्री नहीं होगा, ठीक है ना. तो 11 से 2-3 बजे तक उन टीचर की रिकॉर्डिंग करवानी है मुझे अर्जेंट किसी बैच के लिए. तो इसीलिए मुझे लगा फिर 11 बजे आपकी क्लास मिस हो, इससे बेटर मैं इस क्लास को जल्दी ले लेती हूँ. तो कंफ्यूज मत होना, 9:30 बजे कोई क्लास नहीं होती. ये सिर्फ आज ही ले रही हूं मैं. कल आपकी क्लास एज इट इज 11 बजे ही होगी, ठीक है ना, ग्रामर वाली. सो गुड मॉर्निंग एवरीवन. हाँ, कोई टाइम चेंज नहीं हुआ. कल क्लास 11 बजे ही होगी. आज 11 से 3 बजे के बीच मुझे रिकॉर्डिंग्स करवानी है किसी और बैच के लिए. फिर बोर्ड फ्री नहीं होगा, बोर्ड तो एक ही है ना घर में, इसीलिए. ठीक है, तो प्लीज कृपा करके इस चीज को नोटिस करें. कहीं सोचो कल भी मैडम 9:30 आएगी, कल 11 बजे ही मिलूंगी. देखिए, हम आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का जो है कंटेंट मैं आपको पढ़ा रही थी. तो उसमें हम 2 पार्ट्स कर चुके हैं. बेसिक आपको क्लियर है, प्रेजेंट एंड पास्ट दोनों हमने क्लियर कर लिया था. ठीक है, अब आई मस्ट फिनिश दिस सेंटेंस. ये बहुत ज्यादा नेसेसिटी भी नहीं लग रही और डिटर्मिनेशन दोनों ही नहीं लग रहे. बाकी ऑप्शंस क्या थे देखिए, क्योंकि ना तो इसको हम नेसेसिटी कह सकते कि या तो यू मस्ट होता, यू मस्ट. आई मस्ट है तो मैं खुद से फिर तो डिटर्मिनेशन में जा सकता है. नेसेसिटी में तो तब जाता जब कोई दूसरा कहे कि जरूरी है, लाइक इस तरीके से. ठीक है, तो बात कर लेते हैं आज फ्यूचर टेंस की और कुछ मिसेलेनियस टाइप के सेंटेंसेस की बात करेंगे आज. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्यूचर टेंस में. तो फ्यूचर टेंस में सबसे पहले आपको पता शैल विल होता है ना. सिंपल फ्यूचर की यदि बात करें तो सिंपल फ्यूचर में शैल विल होता है. अब आपको पता है, मैंने कल आपको एक टाइप बताई थी मोडाल्स की, जो परसों टाइप बताई थी, मोडाल्स की टाइप बताई थी. तो मोडाल्स वाली जो टाइप थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था बी लगता है. तो शैल विल भी तो कहीं ना कहीं मोडाल्स ही है तो ये फ्यूचर का टाइप. लेकिन फ्यूचर का टाइप होने के साथ साथ आपको पता है ये मोडाल्स भी हैं. ठीक है, तो इनको हम बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे, विल लगा के, बी लगा के, बाकी इनमें कुछ नहीं करना है. आई शैल राइट मैनी लेटर्स, तो क्या करेंगे, मैनी. मैनी, एक सेकेंड इसको छोटा कर लेती हूँ ताकि आपको आंसर्स वहां लिख पाऊँ मैं. आई शैल राइट मैनी लेटर्स, तो क्या लिखेंगे भाई, मैनी लेटर्स. अब मैनी लेटर्स शैल बी. बस आपने क्या करना है, आप इसको फ्यूचर टेंस का भी कह सकते हो या आप इसको काइंड ऑफ मोडाल्स भी तो कह सकते हो भाई, क्योंकि जो मोडाल्स हम करते हैं तो उसके अंदर भी तो शैल विल, ये भी तो काइंड ऑफ मोडाल्स ही हैं, तो एक ही बात है. ठीक है, तो मैनी लेटर्स शैल बी रिटन बाय मी. ठीक है, तो ये सीधा बन गया मैनी लेटर्स शैल बी रिटन बाय मी. इट्स अ डायरेक्ट मैनी लेटर्स शैल बी रिटन बाय मी, ऐसे बन गया. अगला देखिए, वी शैल नॉट सिंग 2 सॉन्ग्स. तो कैसे बनाएंगे, बिल्कुल आसान है, इसलिए कोई ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना. 2 सॉन्ग्स, ठीक है, 2 सॉन्ग्स शैल बी नोट. कैसे लिखेंगे इसको, 2 सॉन्ग्स, नीचे वाली लाइन में लिख देती हूँ. 2 सॉन्ग्स. अब ध्यान से देखिए, वी शैल नॉट सिंग 2 सॉन्ग्स. सॉन्ग्स क्या है, ही शी इट. ही शी इट वाले टाइप में आ गया ना सॉन्ग्स. तो सॉन्ग्स के साथ हम शैल नहीं लगाएंगे, सॉन्ग्स के साथ विल लगाएंगे. थैंक यू सो मच कमलदीप एंड थैंक यू सो मच एवरीवन. रीड के एग्जाम में मेरे पास इतने बच्चों का फीडबैक आया, वो तो 1-2 पर्सनल आए थे, वैसे यूट्यूब पर बहुत आए हैं कि मैम रीड का कंप्लीट पेपर 30 आउट ऑफ 30 बोले हैं बच्चों ने क्वेश्चन. सो थैंक्स फॉर दिस. 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चन रीड के एग्जाम में अपने, इवन मेरी मैराथन क्लास से आए हुए थे 20-20 क्वेश्चन. तो कोई भी सिंगल क्वेश्चन भी साइकोलॉजी का बाहर नहीं था रीड के एग्जाम में. तो मैं हमेशा इसीलिए कॉन्फिडेंट होकर कहती हूँ कि रीड के एग्जाम में कुछ बाहर नहीं आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी. किसी भी एग्जाम में कुछ बाहर नहीं आएगा यदि शिद्दत से जो भी पढ़ाएंगे तो. थैंक यू सो मच कमलदीप, बहुत बढ़िया भाई. बहुत सारे बच्चों ने बताया ये चीज कि मैम रीड का पेपर पूरा आपका करवाया हुआ था, कुछ भी बाहर से नहीं था. तो बहुत बढ़िया हुआ ये, तो चलो अच्छी बात है. आगे जॉब में भी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड भी ऐसे ही आए ना. हाँ, तब आएगा मजा, क्योंकि आरपीएससी ग्रेड 1 ग्रेड 2 ये सब भी आने चाहिए. ऐसे ही सारे पेपर ऐसे ही आएंगे, टेंशन ना लो. हाँ देखिए,
वी शैल नॉट सिंग द सॉन्ग्स, सॉन्ग्स इज अ काइंड ऑफ ही शी इट के अंदर आ जाता है, तो सॉन्ग्स के साथ शैल नहीं लगाएंगे, विल लगाएंगे। 2 सॉन्ग्स विल नॉट बी संग बाय अस। अब कुछ बच्चों के मन में आएगा मैम सॉन्ग्स तो प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ तो हमें मतलब शैल लगा देना चाहिए, लेकिन ये जो चीज होती है ही शीट वाली सेंस में, इसके साथ आप विल को ही यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। शैल को सिर्फ आई और वी के साथ ही यूज करें, ज्यादा ज्यादा शैल के चक्कर में ना पड़े। नेक्स्ट है विल शी स्नैच माई बुक्स, बनाओ इसको, ये इंटेरोगेटिव हो गया, तो जैसे पहले इंटेरोगेशन सिखा रखे हैं ये विल एज इट इज है, ठीक है। विल शी स्नैच माई बुक। अब यहां पर तुम छोटी सी गलती कर सकते हो, देखती हूँ कोई बच्चा इसको सही लिखता है तो ठीक है, नहीं बताती हूँ, फटाफट से करके देखो एक बार। विल शी स्नैच माई बुक। अब आपको पता जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसके अंदर हमें हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखना है, जो भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसके अंदर हमें हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखना है। अब भैया कई बच्चे कंफ्यूज होंगे हेल्पिंग वर्ब में, तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसका हेल्पिंग वर्ब तो विल ही है ना, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसका हेल्पिंग वर्ब तो क्या है, विल ही है, तो इसलिए हम कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो क्या लिखेंगे हम, विल, विल एज इट इज रहेंगे, विल माई बुक्स बी स्नैच्ड बाय हर, विल माई बुक बी स्नैच्ड बाय हर। पता है क्या, आजकल शैल विल की यदि मैं बात करूं तो जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस लगाते हैं ज्यादातर हम विल को ही यूज करते हैं, ठीक है। ज्यादातर हम किसको यूज करते हैं, विल को यूज करते हैं, चाहे शैल हो चाहे विल हो, तो ज्यादातर हम विल को ही यूज कर देते हैं। विल माई बुक, बी कहाँ गया भाई, प्रियंका कांची, बी कहाँ गया। बेटा रीड का पेपर मिला ही नहीं, मैं तो पेपर करवा देती, अब कोई मेमोरी बेस मुझे या तो क्वेश्चन भेजो, बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन भेजो, अब मुझे तो पता नहीं ना क्या क्वेश्चन आए थे। बच्चे कह रहे मैम वंडूरा है, वाइगोस क्या है, ये है वो है, अरे या तो मुझे क्वेश्चंस भेजो ऑप्शंस के साथ। अब पेपर तो एग्जामिनेशन हॉल में ही है, तो पेपर ही नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं कल की कल करवा देती, पेपर नहीं है भाई। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है विल यू नॉट टीच हर, बस अगला ही बना दो, बाकी ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, सारे टाइप मैं आपको बहुत करवा चुकी हूँ। परफेक्ट की बात करें, बताओ भाई विल यू नॉट टीच हर, 4th नंबर का बना दो, फटाफट से बना के देखो 4th नंबर वाला, 4th नंबर का विल यू नॉट टीच हर, फटाफट से बताओ। ये इंटेरोगेटिव भी है, ये इंटेरोगेशन के अंदर है, विल यू नॉट टीच हर, फटाफट से बताइए। विल शी नॉट बी टॉट, टॉट आएगा भाई रजत, तुम थर्ड फॉर्म कहाँ खा गए हैं, थर्ड फॉर्म कहाँ खा गए। विल शी नॉट बी टॉट बाय यू, बाकी सारा ठीक है, बस थर्ड फॉर्म गलत कर दी तो बाकी सारा भी गलत हो गया है ना। देखिए विल यू नॉट टीच हर, तो क्या लिखेंगे, इंटेरोगेशन है तो हमें पता है इंटेरोगेशन में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, तो फ्यूचर की तो हेल्पिंग वर्ब यही रहेगी, विल शी नॉट बी टॉट बाय यू, ठीक है। क्लियर, लास्ट बना दो बस ये वाला, व्हाट विल यू ईट टुनाइट, लास्ट बना दो क्वेश्चन नंबर 6 बना दिया, तो इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर है, कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर ही है, सिर्फ टेंस वाइज प्रैक्टिस हो रही है। व्हाट विल यू ईट टुनाइट, फटाफट से आंसर दीजिए, व्हाट विल यू ईट टुनाइट। मैंने ना चाय रखी थी, ठंडी चाय बहुत बुरी लगती है, एक घूंट में पी जाती हूँ, भूल गई थी। फटाफट बनाओ ये दोनों, व्हाट विल यू ईट टुनाइट।
तो व्हाट का व्हाट आगे रह जाएगा, है ना। व्हाट, किसी का भी आंसर नहीं आया भाई। व्हाट विल यू ईट टुनाइट, व्हाट विल बी ईटन बाय यू टुनाइट, लिखो। किसी ने भी सही आंसर नहीं दिया अब तक, है ना। यस, एक सही आंसर आया है अब। रामफल महला, व्हाट विल बी ईटन बाय यू टुनाइट, व्हाट विल बी ईटन बाय यू टुनाइट, ठीक है। व्हाट विल बी ईटन बाय यू टुनाइट, यस प्रियंका एंड रामफल बिल्कुल सही आंसर है। व्हाट विल बी ईटन बाय यू टुनाइट, ठीक है, ये आएगा भाई। टुनाइट ईटन बाय नहीं आएगा प्रियंका, हमेशा एक छोटी मोटी गलती कर ही देते हो तुम, ठीक है। रामफल का बिल्कुल सही आंसर है, व्हाट विल बी ईटन बाय यू। कहाँ खा गई सीमा मतलब तुम्हें एक आधा शब्द खाने का बड़ा शौक है ना, शब्द नहीं खाने। व्हाट विल बी ईटन बाय टुनाइट जिसने लिखा उसका सही है, बाकी जिसने भी लिखा उल्टा सीधा सब गलत है। यस, डिम्पल का भी सही है। क्लियर, क्लियर हुआ फ्यूचर। नेक्स्ट चलते हैं, बिल्कुल आसान ही थे, इनमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना हमें। अब है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है आपको पता है वो क्या होती है, विल हैव प्लस V3, ठीक है। परफेक्ट आ गया, कॉन्टिन्यूस कहाँ गया भाई बीच में। हाँ, फ्यूचर के कॉन्टिन्यूस की भी नहीं बनाते क्योंकि वो विल बी, उसके अंदर ऑलरेडी बी लगा होता ना, इसीलिए फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस भी नहीं बनाते हैं, ठीक है। सीधा बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। शी विल हैव कुक्ड द मील, शी विल हैव कुक्ड द मील। तो आपको पता जो भी हैव वाले सेंटेंस थे उनमें बीन लगता है, मैं ही बता देती हूँ, छोड़ो तुम्हारे बनाने का वेट नहीं करते। जो भी हैव वाले सेंटेंस है उसमें बीन लगता है। शी विल हैव बीन कुक्ड द मील, तो क्या बनाएंगे, द मील विल हैव बीन कुक्ड बाय हर, ठीक है। द मील विल हैव बीन कुक्ड बाय हर, ठीक है। तो ये लगाना है, बाकी कुछ नहीं लगाना। मतलब शेल विल वाले में आपको पता है कि बी लगा दिया, लेकिन जिसमें हैव था तो हैव बीन लगा दिया, ठीक है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, बाकी कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है दे विल हैव कंसिडर्ड द मैटर विल हैव बीन कंसिडर्ड बाय देम। आसान है ना, क्लियर है। कोई मुश्किल सा देखते हैं अब, ये देखते हैं, लास्ट वाला बना दो, सिर्फ 5वें नंबर का बना दो और टेंस की यहाँ पर जो परफेक्ट मतलब वॉइस का एक बेसिक है वो पूरा खत्म हो जाएगा। आप सिर्फ 5 नंबर बनाओ, 5 नंबर, ओनली 5 नंबर। जिसने सही बना दिया ना मतलब वो बिल्कुल सीख गया है। पहले आप बनाओ फिर मैं बनाऊंगी। हु विल हैव रोब्ड यू, ये बनाओ, बिल्कुल सही बनाना है, बिल्कुल भी गलत नहीं करना। बाकी सारे छोड़ दो, ओनली नंबर 5 को बनाना है, क्योंकि बाकी मुझे पता तुम बना लोगे, बाकी में कुछ है नहीं। आंसर प्लीज, आंसर प्लीज। हु विल हैव रोब्ड यू, तो हु किस में बदलेगा भाई। अरे कोई तो सही आंसर दे दो ताकि मैं समझा दूं। देखना चाहती हूँ कि सही किसने सीखा, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है, ये वॉइस का लास्ट क्वेश्चन है, फिर अलग अलग टाइप के शुरू हो जाएंगे। टेंस खत्म, टेंस वाला वॉइस यहाँ पर खत्म हो जाएगा। एक तो है ना आज ये टाइम बदल दिया ना, आज बच्चे ही नहीं है, पहली बात तो लाइव 11 बजे सारे आ जाते हैं, अब भाग गए सारे। बाय whom you will have been robbed, शाबाश। SYH ब्लॉग्स बिल्कुल सही आंसर दिया है, बिल्कुल सही आंसर दिया है। एक सेकंड, इंटरोगेशन था भाई, गलत गलत दिया, गलत। बाय whom will you have been, यस। प्रियंका कांची ने इस बार बाजी मारी है, बिल्कुल सही आंसर है। रजत का भी बिल्कुल सही आंसर है, ज्योति का भी सही आंसर है। रजत, प्रियंका एंड ज्योति, इन तीनों का बिल्कुल सही आंसर है भाई। इंटरोगेशन था सब्जेक्ट, तो आप विल पीछे क्यों ले गए। जिन्होंने सबसे पहले आंसर दिया था
आप विल को पीछे क्यों ले गए? जब इंटरोगेशन है तो बाय हुम विल यू, तो बाय हु को बदल दिया बाय हुम में, बाय हुम विल एज इट इज रह गया। मैंने आपको बताया था WH वाले में इंटरोगेशन तक एज इट इज लेना है। बाय हुम विल यू हैव बीन रोब्ड। अब बाय कुछ नहीं लगाना दोबारा, क्योंकि बाय हुम हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। बाय हुम विल हैव बीन, अरे रोब्ड बाय यू दोबारा क्यों लगा दिया? मैंने कितनी बार समझाया है, जब हु वाला सेंटेंस होता, पेपर में भी तुम्हें ऐसा ही ऑप्शन मिलेगा, तुम्हें एक ऑप्शन मिलेगा बाय हुम विल यू रोब्ड बाय हु, और तुम ये वाला कराओगे बाय वाला, क्योंकि हमें आदत पड़ी है लास्ट में बाय बाय टाटा करने की। टाटा बाय बाय मत करना, नहीं तो क्वेश्चन में टाटा बाय बाय हो जाएगा। जब यहाँ पर हु लगा है तो सीधा सीधी सी बात है, यहाँ पर जब हु लगा है तो बाय हुम लग गया, यहाँ पर जब बाय लग गया तो यहाँ पर आपको दोबारा बाय लगाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज अपने माइंड में सेट करके रखना, ठीक है? क्लियर? तो ये था एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, द बेसिक, बेसिक नहीं बेसिक टू एडवांस कुछ भी कह दो, जिसके अंदर टेंस के सभी टाइप आ गए। मुझे नहीं लगता इसमें मैंने आपको नेगेटिव भी सिखा दिया, इंटेरोगेशन भी सिखा दिया, इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी सिखा दिया, सभी टाइप के टेंस भी सिखा दिए। फिर हमने एक किया था मॉडल्स वाला, कि मॉडल्स आ जाते हैं तो कैसे यूज करना, उसके अंदर सिर्फ बी लगाना था, तो वहां तक भी आपको क्लियर है। यहाँ तक सबको क्लियर है? फटाफट से बताओ। फिर मॉडल्स का अब उस पार्ट पे चलते हैं जो स्पेशल टाइप के होते हैं सारे, फटाफट बताओ यहाँ तक क्लियर है सबको? क्लियर है तो आगे चलते हैं। अब आगे हैं मॉडल्स वाले। ये मॉडल्स वाले मैं आपको करवा चुकी हूं, ठीक है, इनको करने की आवश्यकता नहीं है। यस बिल्कुल, अब फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग चलेंगे भाई। रीड अपना हो चुका है, अब तक सिर्फ रीड पे ही काम चल रहा था, क्योंकि जो एग्जाम होता है उसी पे काम चलता है। मतलब आपको लगता है यूट्यूब पे नहीं चल रहा था, बट ऐप पे तो चल रहा था ना, तो रीड का ही अपडेशन चल रहा था। अब रीड खत्म हो गया, अब जो अपना बाकी बैच है उनको अपडेट करेंगे। साथ में यूट्यूब के ऊपर आरपीएससी के इंग्लिश के प्रीवियस पेपर्स करवाऊंगी मैं आप, ठीक है? आरपीएससी ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 1 के जो आरपीएससी इंग्लिश के पेपर हैं अब वो सोल्व करवाऊंगी, ठीक है? साथ में अगस्त में बीच में, बस अभी बहुत सारे काम करेंगे। अब ये आ जाओ, बड़ा अच्छा है, टू ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। यदि दो ऑब्जेक्ट वाले मतलब वॉइस आ जाएं, बहुत बार क्वेश्चन आता है यहाँ पर, यदि दो ऑब्जेक्ट वाले आ जाते हैं तो आप उनको कैसे सोल्व करोगे, ठीक है? यदि दो ऑब्जेक्ट वाले आ जाते हैं तो आप उनको कैसे सोल्व करोगे? ठीक है, दो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, ये दो तरीके से बनेंगे भाई, ये दो तरीके से बनेंगे, दोनों तरीके से बनाना सिखाऊंगी, पेपर में कोई भी ऑप्शन हो सकता है। पहला क्वेश्चन है, ही टीचेस अस इंग्लिश। दो ऑब्जेक्ट कैसे हैं? एक तो अस है और एक इंग्लिश है, ठीक है? तो इनको बोलते हैं दो ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस। अब दो ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस को बनाने के दो तरीके होते हैं। आप कोई भी ऑब्जेक्ट को आगे ले आओ, ठीक है? या तो आई वाले मतलब अस वाले ऑब्जेक्ट को आगे ले आओ, या ये वाले को ले आओ, ठीक है? तो अस वाले को लाओगे तो क्या बनाओगे? आपने टेंस देखा कौन सा है? प्रेजेंट है। टेंस देखा कौन सा है? प्रेजेंट है। तो ध्यान से सुन लो, दोनों तरीके से बता रही हूँ कि किस तरीके से है। सबसे पहले इसको आगे ले आओ, मान लो इस वाले तरीके से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? अस को आगे ले आए तो क्या हो गया? वी, ठीक है? हेल्पिंग वर्ब लगी आर, वी आर टॉट, थर्ड फॉर्म TAUGHT, वी आर टॉट इंग्लिश बाय हिम। पहला तरीका तो है ये, ठीक है? दो मैं बना के दिखाऊंगी, तीसरा खुद बनाओगे। वी आर टॉट इंग्लिश बाय हिम, वी आर टॉट इंग्लिश, वी इंग्लिश इज टू बी। इतना क्यों घुमा रहे हो गुंजन? बहुत आसान तरीके से चीजों को करना, तुम बहुत मुश्किल क्यों बना देते हो चीजों को? देखो, तो पहला तरीका तो क्या है भाई? सीधा आपने क्या करना है, आपको दो ऑब्जेक्ट मिलेंगे, एक ह्यूमन बीइंग वाला ऑब्जेक्ट मिलेगा और एक मिलेगा आपको कौन सा ऑब्जेक्ट? जो कोई चीज से रिलेटेड होगा। तो सबसे पहले तो आपको एक जनरल सा नॉलेज ये भी होना चाहिए, इनमें से एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। आता है ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन टीचिंग के अंदर आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये मैं नहीं करवाऊंगी, सीईटी और HSSC की स्क्रीनिंग में नहीं आता ये।
सिर्फ जो एस्टेट सीट है DT+B KVS जो टीचिंग एग्जाम होते हैं, जो इंग्लिश के एग्जाम होते हैं, उसमें आता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो मैंने करवाया हुआ है ऐप पे, ठीक है। बट ये CET और किस मतलब सीरीज चल रही है, इसमें नहीं आता है। बट मैं नॉलेज के लिए आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुनो। ये जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं ना, तो एक को बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक को बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये जो होता है ना, जो नॉन लिविंग होता है, ये तो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये नॉलेज होनी चाहिए आपको। ये होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये जो पर्सन होता है ये होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ध्यान रखना, कहीं सोचो पर्सन डायरेक्ट हो जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट वो होता है ना जो व्हाट का आंसर देता है, जो क्या का आंसर देता है। जैसे मैं कहूँ ही टीचर्स अस इंग्लिश, वो हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं यार, मतलब यहाँ पर ही क्यों लिख दिया, यहाँ पे निशा लिख देते तो भी क्या दिक्कत थी, है ना। निशा मैम टीचर्स अस इंग्लिश, ये भी परफेक्ट सेंटेंस है, यू कैन राइट लाइक दिस। तो अब भैया मैं क्या पढ़ा रही हूँ, इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। क्या पढ़ा रही हूँ, इंग्लिश। तो व्हाट का जो आंसर देता है वो हमारा सही मायने में कर्म होता है। हिंदी में बोलते हैं ना, क्या का उत्तर देने वाले कर्म होते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या क्या उत्तर देने वाले कर्म होते हैं। तो जो व्हाट का आंसर देते हैं वो सही मायने में कर्म होते हैं, ठीक है। वो सही मायने में क्या होते हैं, कर्म होते हैं, जो क्या करते हैं, व्हाट का आंसर देते हैं। अब भैया मैंने व्हाट का आंसर किससे दिया, व्हाट का आंसर मैंने इंग्लिश से दिया। क्या पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। तो जो व्हाट का आंसर देता है उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। DO लिखा मिलेगा शॉर्ट में आपको, TGT इंग्लिश में 2-2 3-3 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और अस क्या होता है, अस होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अस क्या होता है भाई, अस होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब जो जहां डायरेक्ट नहीं होता तो वो क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई, अस होता है। अब ध्यान से देखो, दो तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले ये आदमी वाला ज्यादा सुटेबल रहता है, आदमी वाला मतलब जो ह्यूमन बीइंग वाला हो, पहले उसको आगे ले आओ। तो अस को आगे ले आया वी, ठीक है, वी का हेल्पिंग लग गया आर, टॉट, फिर इंग्लिश, फिर बाय हिम, लास्ट में लेंगे। दूसरा है इंग्लिश को आगे ले आओ। तो इंग्लिश को कैसे लाएंगे, इसको लेंगे इंग्लिश। अब इंग्लिश है तो इंग्लिश का हेल्पिंग वर्ब क्या लगा, इज, इंग्लिश इज। फिर आपको पता है हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं, इंग्लिश इज टॉट, इंग्लिश इज टॉट। अब यहां पर ध्यान से सुनना है आपको, यही इंपॉर्टेंट बात है, जो पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड वाली बात जिसको बोलते हैं। जब थर्ड फॉर्म हम लगा देते हैं ना, तो जब हम टू ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से सोल्व करते हैं तो हम क्या लगाएंगे, इंग्लिश इज टॉट टू। अपनी तरफ से आपको यहां पर शब्द ऐड करना है टू, इंग्लिश इज टॉट टू। फिर ये जो सेकंड ऑब्जेक्ट है ना, इसको उठाना है, इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय निशा मैम, ठीक है। इंग्लिश प्यार से लिखना, मेरा नाम सुंदर राइटिंग में, इंग्लिश इज टॉट बाय अस बाय निशा मैम, ठीक है। मीन्स कहने का अभिप्राय क्या है, हाँ सब बच्चे क्या लिखते हैं, इंग्लिश इज टॉट बाय अस, है ना। ऐसे नहीं करना है, क्या समझना आपने, कुछ भी नहीं समझना। सिर्फ जब आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लेके आओगे, इंग्लिश, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, फिर टॉट, थर्ड फॉर्म के बाद आपने टू लगाना है। अपनी तरफ से क्या ऐड करना है आपने, टू, दिस इज इंपॉर्टेंट। अपनी तरफ से टू ऐड करना है, और टू के बाद ये जो हेल्पिंग, ये जो सेकंड ऑब्जेक्ट था इसको उठा के रख देना है, इंग्लिश इज टॉट टू अस, और फिर बाय मतलब वट एवर ही है वहां पर, तो बाय हिम, ठीक है। तो बाय हिम ऐसे कर दोगे, इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय हिम, क्लियर। हाँ, अगला देखो, वी रिफ्यूज देम एडमिशन, वी रिफ्यूज देम एडमिशन। सीधे तरीके से बनाते हैं, पहले नंबर वाले तरीके से, बिल्कुल इजी तरीके से बनाएंगे। पहला नंबर का तरीका बेहद आसान है, कुछ भी लॉजिक नहीं है। वी रिफ्यूज देम एडमिशन, तो देम में से दे आर रिफ्यूज्ड, दे आर, क्या था स्पेलिंग, एक मैं स्पेलिंग बड़ी नालायक हूं दे आर रिफ्यूज्ड, दे आर रिफ्यूज्ड एडमिशन बाय अस, दे आर रिफ्यूज्ड एडमिशन बाय अस, ठीक है। दे आर रिफ्यूज एडमिशन बाय अस। अब है ना, कुछ बच्चा अपना दिमाग मत चलाना, कोई बच्चा अपना दिमाग चलाएगा कि मैम ये तो थोड़ी सेंस नहीं बन रही, उनको रिफ्यूज करा एडमिशन के लिए, दे आर रिफ्यूज बाय एडमिशन करना चाहिए, दे आर रिफ्यूज फॉर एडमिशन करना चाहिए। ऐसा कोई लॉजिक अपनी तरफ से नहीं लगाना है, ठीक है। नो लॉजिक एड ऑन फ्रॉम यूर साइड,
सिंपल, जस्ट गो विद द रूल. वी रिफ्यूज दैम एडमिशन, तो दे आर रिफ्यूज्ड एडमिशन बाय अस. गॉट इट. और कुछ नहीं लॉजिक यहां पर लगाना. दूसरा कैसे लिखोगे, दूसरा स्टाइल कैसे लिखोगे, एडमिशन, दूसरा स्टाइल कैसे लिखा, एडमिशन, एडमिशन इज रिफ्यूज्ड, एडमिशन इज रिफ्यूज्ड टू देम. ये चीज ध्यान रखेंगे. एडमिशन, ओके सॉरी, एडमिशन इज नहीं आएगा भाई, क्योंकि ध्यान से देखिए छोटी सी गलती हम कर रहे हैं और तुमने किसी ने नोटिस भी नहीं करी, बड़े शाणे हो तुम. रिफ्यूज्ड, यहाँ पर V2 है, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो एडमिशन इज नहीं आएगा, एडमिशन वॉज आएगा. एडमिशन वॉज रिफ्यूज्ड टू देम बाय अस. छोटी छोटी मगर मोटी बातें कभी ना भूलें, ठीक है. यहाँ पर रिफ्यूज था, यहाँ पर टीचीज था, यहाँ पर प्रेजेंट था, तो हमने प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब लगाया था. यहाँ पर रिफ्यूज है, यहाँ पर तो पास्ट है, तो हम पास्ट टेंस भी पास्ट का हेल्पिंग लगाएंगे, इस थोड़ा ना लगाएंगे. एडमिशन वॉज रिफ्यूज्ड, वॉज लगाएंगे, इज नहीं लगाएंगे, ठीक है. तो ये चीज अपने माइंड में सेट करके रखें. क्लियर हुआ भाई यहाँ तक? फटाफट बताओ, किसी को कोई डाउट है? अब अगला आप खुद बनाएंगे, अगला आप स्वयं बनाएंगे. किसमें वी का आवर नहीं होगा? वी का अस होएगा, सॉरी, वी का आवर क्यों होएगा बेटा, अस होएगा. एडमिशन वाज रिफ्यूज टू देम बाय अस, अस, सॉरी, वी का अस होएगा, आवर नहीं, ठीक है. ऑब्जेक्टिव केस है ना, प्रोनाउन नहीं पढ़े आपने. आवर तो पॉजेसिव केस हो गया ना हमारा, यहाँ तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की जगह लग रहा है, तो वी का ऑब्जेक्ट होता है अस. अस आएगा, यहाँ पर वी बाय मिस्टेक लिखा गया था फ्लो में, अस, ठीक है. एडमिशन वाज रिफ्यूज्ड टू देम बाय अस. अगला क्वेश्चन है, खुद करेंगे. दोनों टाइप मैंने आपको समझा दी हैं कि सिंपल यदि सेंस का क्वेश्चन लेंगे तो आप कैसे हल करेंगे, और आप यदि मतलब सीधी सी बात है, दो ऑब्जेक्ट है, एक तो सिंपल सी भाषा में समझ लो यार, एक तो ह्यूमन बीइंग वाला ऑब्जेक्ट है और एक कोई वस्तु वाला ऑब्जेक्ट है. वस्तु वाला ऑब्जेक्ट लेंगे तो सीधा बनाएंगे, बस ह्यूमन बीइंग से पहले टू लगाना है, और ह्यूमन बीइंग वाला लेंगे तो उसमें तो कुछ है ही नहीं समझाने का, वो तो बिल्कुल सीधा था. चलो अब तीसरा नंबर आप स्वयं बनाएंगे, खुद ट्राई करो दोनों की दोनों टाइप, फिर मैं करवाती हूँ. शी हैज गिवन मी ए मैसेज, शी हैज गिवन मी ए मैसेज, तो दोनों टाइप से बनाएंगे. टाइप 1 क्या है, ये वाला ले लो. ज्यादातर आपको पेपर में क्या है, जो ह्यूमन बीइंग वाला होगा वो ही आगे मिलेगा, ठीक है. तो मी का क्या बनेगा, आई, मी का क्या बनेगा, आई, आई के साथ क्या लगेगा, हैव, आई हैव बीन, बीन लगाना नहीं भूलना, ये तो पता है पिछली क्लास में सीख चुके. आई हैव बीन गिवन ए मैसेज, आई हैव गिवन ए मैसेज बाय हर. पहला टाइप बिल्कुल क्लियर है, किसी को कोई डाउट? Priti, I am not sure about this D++ age relaxation. I have been given a message by her, ठीक है. I have been given a message by her. दूसरा है, दूसरा कैसे बनाएंगे, अरे दूसरा बना के दिखाओ. I have been given a message by her. पहला तो ठीक है, दूसरे इस वाले टाइप से बना के दिखाओ, ये मैसेज वाले टाइप से. ए मैसेज हैज बीन, छोटी सी गलती कर गई सीमा, गलत है. दूसरा टाइप आप स्वयं बनाएंगे, और मैंने कहा था जब वॉइस और नरेशन कराऊं तो कॉपी पेन होना चाहिए. जो बच्चा बिना कॉपी पेन बैठ रहा है तो वो सीख नहीं रहा, आज बिल्कुल नहीं सीख रहा. ये 4-5 क्लास जो पढ़ाई है, फिर वो टाइम पास कर रहा है लाइव आके. सब गलत बना रहे हो तुम, मैंने पिटोगे अब मेरे से. 2 सेंटेंस मैंने चीख चीख के समझाए हैं, निकम्मो. इतने निकम्मे बालक हैं, इतना समझाने के बाद भी गलत कर रहे हैं, पिटो इनको. मैसेज हैज बीन गिवन टू मी बाय हर, यस.
अंशिका बिल्कुल राइट आंसर है, ए मैसेज हैव बीन, और ये YSH ब्लॉग का बिल्कुल राइट आंसर है, मैसेज हैज बीन गिवन टू मी बाय हर। प्रियंका सही आंसर है, रामफल सही आंसर है, रोशनी देवी बिल्कुल सही आंसर है, शाबाश, सही आंसर आ रहा सबका। अब ए मैसेज हैज बीन गिवन टू मी बाय हर। अरे तुमने एक ही चीज तो सीखनी है, दो ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस में एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जो किसी चीज के रूप हो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जो कोई ह्यूमन बीइंग हो। बस जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे उठाते हैं तब तो कुछ है ही नहीं, सीधा बना देंगे। जब डायरेक्ट ऑप्शन को मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को उठाएंगे तो ऐसे में हमने क्या करना है, ऐसे में वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हमें टू लगा के जो अपना आदमियों वाला ऑब्जेक्ट है उसको पुट करना है, दैट्स इट, और इसमें कोई लॉजिक नहीं है। लास्ट है आई शैल गिव हर 10 रुपीज, तो कैसे बनाएंगे, शी विल बी गिवन 10 रुपीज बाय मी। बिल्कुल आसान है, लिखने की जरूरत नहीं है, अब तो उंगलियों पे हो जाना चाहिए। शी विल बी गिवन 10 रुपीज बाय मी। दूसरा टाइप क्या बनाएंगे, 10 रुपीज विल बी गिवन टू हर बाय मी, बस 10 रुपीज will be given to her by me, 10 rupees will be given to her by me। ठीक है, मतलब सीधा सीधा सा काम है, कुछ नहीं है। तो ये थे अपने टू ऑब्जेक्ट वाले, ठीक है, ये क्या थे भाई अपने, ये थे अपने टू ऑब्जेक्ट वाले, कि जब टू ऑब्जेक्ट वाले आते हैं तो आप कैसे सोल्व करोगे। ठीक है, क्लियर हुआ भाई टू ऑब्जेक्ट वाले। और टू ऑब्जेक्ट वाले से स्टार लगाना शुरू कर दो। अब जितनी भी मैं आपको टाइप पढ़ाऊंगी ये सारी एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अब जितनी भी मैं टाइप पढ़ाऊंगी, इससे पहले WH फैमिली पढ़ाई वो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, फिर ये जो टू ऑब्जेक्ट वाले हैं ये एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से कोई भी आपको ऑप्शन हो सकता है। अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन होता है मैम दोनों ही सही हैं, तो पेपर में क्या करें। पेपर वाला आपको एक ही टाइप में सोल्व करके देगा क्वेश्चन को, या तो इस ऑब्जेक्ट से या इस ऑब्जेक्ट से, वो दोनों ऑब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन सोल्व नहीं करके देगा। ठीक है, तो ये तो कंफर्म है, और दोनों से तो दोनों राइट है ऐसा होता नहीं है, एक से ही देगा। अब है प्रेपोजिशनल, मतलब प्रेपोजिशन आ जाए तो उसको आप कैसे डील करोगे। मतलब यदि आपको वॉइस के अंदर प्रेपोजिशन आ जाती हैं तो हाउ कैन यू डील देम, तो आप उनको किस तरीके से डील करेंगे। जब आपको प्रेपोजिशन वाले सेंटेंस आ जाते हैं तो आप उनको कैसे डील करेंगे। देखिए, यदि एक्टिव वॉइस में वर्ब के साथ कोई प्रेपोजिशन जुड़ा हो तो पैसिव वॉइस में भी वही प्रेपोजिशन वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ लगाया जाएगा, बाकी कुछ नहीं करना है। बाय प्रेपोजिशन हो तो 2 बार बाय बाय नहीं लिखेंगे, एक ही बार बाय लिखेंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। देखो सिंपल सेंटेंस होते हैं ये, आई एम लिसनिंग टू यू, सारा तरीका यही है, सिर्फ इसके अंदर एक प्रेपोजिशन ही तो ऐड हो रखी है बस, बाकी तो वही है जो हम अब तक करके आ रहे हैं। तो यू को बना दिया सीधा यू। सबसे पहले दोबारा लास्ट टाइप कर रहे हैं ये, मतलब आज की क्लास की, तो दोबारा से रिवीजन होगी फटाफट। सबसे पहले क्या चेक करना है, टेंस। सबसे पहले क्या चेक करना है, टेंस। इन एक्टिव वॉइस व्हेन यू चेंज इन पैसिव वॉइस, टेंस नेवर चेंज, सेंस नेवर चेंज, क्वेश्चन मार्क इज क्वेश्चन मार्क, नेगेटिव इज नेगेटिव, पॉजिटिव इज पॉजिटिव। जिस टाइप का सेंटेंस होगा एज इट इज होगा, बस उसको कहने का तरीका बदल जाएगा, उसी टेंस में रहेगा। टेंस चेंज कर दिया तो एरर हो जाएगा। आई एम लिसनिंग टू यू, तो क्या लिखेंगे, यू आर। अब ये आपको पता कॉन्टिन्यूस का था तो बीइंग लगाओगे ना, यू आर बीइंग लिसन्ड टू। अब देख कुछ नहीं करना आपको, यहां पर इसने क्या कर रखा है, सिर्फ और एक प्रेपोजिशन ऐड कर रखी है, बस ये कहानी कर रखी है इसने, और कुछ नहीं कर रखा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना, आपने जो थर्ड फॉर्म थी उसके बाद हम बाय लगाते थे, ध्यान से सुनिए, जब हम थर्ड फॉर्म थी तो उसके आगे हम बाय लगाते थे ना, तो आपने यहाँ क्या करना है, बाय से पहले जो प्रेपोजिशन दे रखी है, ध्यान से सुनिएगा, लिख लीजिएगा कॉपी में, प्रेपोजिशनल सेंटेंसेस के अंदर मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद उसी प्रेपोजिशन को एज इट इज यूज करें, मतलब बाय से पहले उस प्रेपोजिशन को यूज करें। लेकिन यदि वो प्रेपोजिशन बाय है तो फिर बाय ना करें, फिर एक ही बाय बहुत है। ठीक है, हाँ, यू आर बीइंग लिसन टू
बाय मी, ठीक है। अगला देखो, ए कार रन ओवर ए गर्ल, ए कार रन ओवर ए गर्ल। तो ए कार रन ये सेकंड फॉर्म है, रन 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 है ना, ये सेकंड फॉर्म है। तो क्या लिखेंगे, ए गर्ल, मैं इसको बड़ा कर लेती हूँ, अपने हिसाब से समझा देती हूँ। ए गर्ल वाज रन ओवर, देखो ए गर्ल वाज, क्योंकि सेकंड फॉर्म थी, रन ओवर। आपने क्या करना, बस थर्ड फॉर्म के बाद वही प्रेपोजिशन एज इट इज लगा दी। ए गर्ल वाज रन ओवर बाय ए कार। अगला देखिए, हु वाज जीयरिंग एट द ओल्ड मैन। तो हु बदलता है किसमें भाई, बाय हुम में। हु बदलता है किसमें, बाय हुम में, ठीक है। तो बाय हुम वाज, क्योंकि इंटेरोगेटिव है तो मतलब तो समझाने की जरूरत नहीं है, रूल तो इतने समझा चुकी मैं पिछले 3 क्लास में। बाय हुम वाज द ओल्ड मैन बीइंग जीयर्ड एट, बाय हुम वाज द ओल्ड मैन जीयरिंग एट। स्टार लगा लीजिए इस पे, दोबारा बाय हुम नहीं लगाना क्योंकि शुरू में लग चुका है, ठीक है। तो इसमें एट पे ही खत्म कर देना, प्रेपोजिशन पे ही खत्म कर दिया। अगला है, शी विल ऑब्जेक्ट टू माई प्रपोजल। तो माई प्रपोजल विल बी ऑब्जेक्टेड टू बाय हर, ठीक है। माई प्रपोजल विल बी ऑब्जेक्टेड टू बाय हर। बस बाय से पहले जो प्रेपोजिशन है वो एज इट इज लगा देना। आई डिडंट वंडर एट माई सक्सेस। तो माई सक्सेस वॉज नॉट वंडर्ड एट बाय मी। बस चाहिए, देखने में तुम्हें भले ही अजीब लग रहा हो, देखने में अजीब लगेगा यार क्या है ये, क्यों लगा दी, लेकिन बस इतना सा ध्यान रखना कि प्रेपोजिशनल सेंटेंसेस के अंदर बाय से पहले उस प्रेपोजिशन को एज इट इज यूज करेंगे। बाकी जैसे हम बनाते आ रहे हैं बचपन से मतलब जब से मैं तुम्हें सिखा रही हूँ, जब से हम बनाते आ रहे हैं पिछली 4 क्लास से, बाकी वही लॉजिक है, वही चीज है, वो मैंने बार बार सिखाने की मुझे आवश्यकता महसूस नहीं होती कि मैं अब तुम्हें बच्चों की तरह बताऊं कि देख लो बालको ये तो कॉन्टिन्यूस दिख रहा है भैया, जैसे बचपन में कैसे पढ़ाते थे स्कूल में। देखो मेरे दादाजी कैसे पढ़ाते थे। एक्चुअली मेरे दादाजी इंग्लिश के स्कॉलर थे, मैं आपको शायद कई बार बता चुकी हूँ, बट आई डोंट नो व्हाई मैं जब भी इंग्लिश पढ़ाती हूँ मुझे अपने दादाजी की बहुत याद आती है, मतलब बहुत ही ज्यादा, जिसको बोलते हैं ना, क्योंकि मैं शायद अपने दादाजी से बहुत अटैच भी थी, मतलब बहुत प्यार करती थी मेरे बाबा को मैं। और मेरे बाबा इंग्लिश के स्कॉलर थे अपने जमाने के, ठीक है। बात बताती हूँ, खैर 1 मिनट। तो क्लियर है भाई, तो आज के लिए यही टाइप है, ये सारी टाइप आज ओवर हो चुकी। कल की क्लास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। कल हम लेट वाले, शुड वाले, इट इज टाइम वाले और इंपेरेटिव सेंटेंस और जो बाकी बचा मिसेलेनियस है कल खत्म कर देंगे। कल की क्लास में वॉइस खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो कल की क्लास बेहद इंपॉर्टेंट है, क्लास नंबर 5। तो 5 घंटे में जाके आपके वॉइस खत्म हुए। इसके बाद यकीन मानिए वॉइस का कोई क्वेश्चन जिंदगी में गलत नहीं होगा। हाँ, तो मैं बता रही थी कि बचपन में कैसे पढ़ाते थे। तो जब भी मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, आई डोंट नो, मुझे मेरे दादाजी की बहुत याद आती है, क्योंकि शायद मैं इंग्लिश पढ़ी हूँ बिकॉज ऑफ माई ग्रैंडफादर। उनको इंग्लिश का बहुत शौक था अपने टाइम में। कैन यू इमेजिन, मतलब बोलते थे अंग्रेजों के जमाने के थे बाबा, मतलब बहुत पहले पैदा हुए थे, ये वर्ल्ड वार वगैरह में भी उन्होंने पार्ट किया हुआ है। तो टाइम 11 बजे ही होगा भाई, मैंने क्या बोला, आज तो एक टीचर आने वाली है, अभी किसी भी टाइम आ जाएंगे, 10:30 11। उनको 3-4 घंटे के लिए बोर्ड देना जरूरी है, उनके कोर्स में कुछ कमियां हैं, तो कुछ ऐसा है जो बोर्ड पे, स्मार्ट बोर्ड पे ही इजीली पढ़ाया जाएगा, नहीं तो वो मैम घर से वीडियो बना के भेजती थी। तो आज उन्होंने स्पेशल टाइम निकाला और यहाँ आएंगी, क्लास लेंगी। तो फिर मेरे को ये लगा कि बहाना मारूंगी मैं कि क्लास चल रही है, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि सैटरडे अपनी छुट्टी होती है। मैं हमेशा आपको मंडे टू फ्राइडे पढ़ाती हूँ, सैटरडे अपनी छुट्टी होती है, संडे चिटचैट होती है। कल चिटचैट नहीं करी क्योंकि मैं बाहर थी, कुछ काम था। आज करेंगे संडे के नाम की चिटचैट, देखूंगी जब भी टाइम मिलेगा। तो इसीलिए फिर मुझे लगा मैं ऑफ नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने जल्दी पढ़ा दिया, ठीक है ना। तो क्लास कल 11 बजे ही होगी, डोंट वरी। कल शिवरात्रि है, कल शिवरात्रि तो नहीं होनी चाहिए, पता नहीं भाई, देखते हैं, है ना। तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ, तो मुझे अपने दादाजी की हमेशा बहुत ज़्यादा याद आ जाती है जब भी मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, और उनको बहुत ज़्यादा शौक था। और एक छोटी सी बात मैं शेयर करना चाहूँगी, वो 94 ईयर्स के होके उनकी डेथ हुई है। कैन यू इमेजिन, 92 ईयर्स में है ना, मेरे दादाजी डिक्शनरी पढ़ते थे इंग्लिश की, ऑक्सफोर्ड। जैसे मैं इंग्लिश MA करती थी, तो जब उस टाइम अपने पास मोबाइल नहीं थे जो आजकल के बालकों वाली नहीं थे हम, तो मैं इंग्लिश पढ़ती रहती थी, मैं शब्द बोलती रहती थी और बाबा डिक्शनरी में से मीनिंग मेरे को बताते रहते थे बैठ के कि ये मीनिंग ऐसे है, ये मीनिंग ऐसे है, ऐसे बाबा मेरे को डिक्शनरी से मीनिंग बताते रहते थे। और एक दिन रात को ऐसे खड़े लाइट में, मतलब ऐसे जैसे ऐसे लाइट के पास यूं खड़े, रात के 1:30 बजे। मम्मी कहती क्या कर रहे हो रात को खड़े होके,
कहता है मेरे को ना कोई शब्द याद आ गया, उसका मीनिंग देख रहा हूं मैं। मतलब सोचो इतना क्रेजी थे इंग्लिश के लिए, पूरी इतनी मोटी डिक्शनरी मेरे दादाजी को टिप्स पे याद थी। और जब उनकी डेथ होने से पहले वो कहते मैं ये डिक्शनरी इतनी मोटी है, मैंने रखी हुई है, दिखाऊंगी आप लोगों को। कहते मैं निशा को गिफ्ट दे के जाऊंगा क्योंकि ये मेरी प्रोफेसर है और ये एमए इंग्लिश कर रही है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और वो पूरी डिक्शनरी लिख के, इट्स माई टोकन ऑफ लव, ये वो, उस डिक्शनरी में एक शब्द भी नहीं पढ़ा जा सकता, एक शब्द के आगे पीछे एंटोनियम सिनोनियम्स इतना भरा पड़ा है सब कुछ। और मतलब वो डिक्शनरी मुझे देके गए थे। इवन जब उनकी डेथ हुई तो ऐसे बोलते हैं ना बड़े बूढ़े आदमियों का काज वाज करवाते हैं, तो वो भी करा था हमने पूरे गांव का। लेकिन बाबा ने क्या बोला कि जब मेरी डेथ हो जाए ना, लोगों को खाना खिलाते हैं लोग, फिर कमियां निकाल के जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। गांव के सभी स्कूलों में है ना डिक्शनरी बंटवाना। मतलब ये जो होती है, मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट रुको आप, क्योंकि याद आ गया इंग्लिश से, तो आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू। एक मेरे पास वो तो बड़ी डिक्शनरी है, वो दूसरे रूम में रखी है। फिर जब मेरे बाबा की डेथ हुई ना, देखो ये डिक्शनरीज हमने छपवाई थी बहुत सारी, हजारों से भी ऊपर। तो बाबा ने कहा सभी स्कूलों में डिक्शनरी बांटनी है। जैसे मेरी 13वीं का दिन होता है तो सभी स्कूलों के बच्चों को डिक्शनरी बांटी जाएंगी मेरी 13वीं वाले दिन। और फिर हमने ऐसे बाबा की ऐसे फोटो लगवा के, ये ऐसे देखो, स्वर्गीय छोटूराम शर्मा, गांव दुबलहन माजरा, क्योंकि हमारा जो पैतृक गांव है वो दुबलहन है। और से, सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर, मेरे दादाजी इंस्पेक्टर रिटायर थे अपने टाइम के, सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस में थे। 19 अगस्त 1923 से लेकर 4 जनवरी 2014 में डेथ हुई थी। और पापा ने भेंट की थी ये, बट बस अब तो समय ही बेकार आ गया। तो ये ऐसे करके पूरा पूरा इंट्रो के साथ ये बाबा ने पूरे मतलब हमने अपने गांव दुबलहन के जितने भी सरकारी प्राइवेट जितने भी स्कूल्स है ना, सभी स्कूलों में गरीब बच्चों को, मेरे हस्बैंड ने अपने स्कूल में, मेरी मम्मी ने अपने स्कूल में, हमने सभी स्कूलों में मतलब डिक्शनरी ये डिस्ट्रीब्यूट की थी बाबा के मरने पे। तो मतलब अच्छा लगता है, मैं जब भी इंग्लिश पढ़ाती हूँ, आई डोंट नो, मेरे को बाबा की याद आ जाती है। और स्पेशली जब मैं टेंसेस पढ़ाती हूँ तो यही बोलते रहते थे, जब किसी सेंटेंस में ता है ते ही है आ जाए तो इट्स अ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो मुझे ऐसे याद आ गया, आई एम लिसनिंग टू यू, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, रहा है रही है आ जाए तो ये कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। मैंने कहा हाँ चलो वही, कोई बात नहीं, कभी कभी पर्सनल थोड़ा वो शेयर हो जाता, क्लास का लास्ट था तो मैंने कर दिया। हाँ मेरे घर भी बहुत सारे बच्चे जब शुरू में आते थे एज ए गिफ्ट, तो मैं उनको डिक्शनरीज मैंने भी बहुत बांटी हैं। अब तो एक ही रखी हुई है बस मैंने अपने पास याद के लिए। और जो बड़ी वाली है वो भी कभी दिखाऊंगी, उसमें तो पूरी भर रखी है, वो तो जो बाबा खुद पढ़ते थे, वो इतनी मोटी वाली, इतनी बड़ी मोटी जो होती है वो वाली। चलो भाई आज के लिए टाटा बाय, मिलते हैं कल 11 बजे। और शाम को भी देखते हूँ क्लास लूंगी, ठीक है। आज आरपीएससी ग्रेड 2 का इंग्लिश का पेपर करवाऊंगी शाम को, टाइम मैं मेंशन कर दूंगी। चलो इनफ फॉर द डे, टेक केयर। हाँ क्लास मंडे टू फ्राइडे सुबह 11 बजे ही है, आज को छोड़ के। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, महाशिवरात्रि, जय शिव शंकर। शिव शंकर भगवान आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करे भाई, है ना, सबके एग्जाम पास करवाए। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस साइड निशा शर्मा फ्रॉम अचीवर्स अकेडमी, होप यू ऑल आर फाइन। सो गाइज हम कर रहे हैं अपने इंग्लिश ग्रामर की सीरीज एवरी डे मंडे टू फ्राइडे सुबह 11 बजे, ठीक है, फिक्स है अपना टाइम मंडे टू फ्राइडे सुबह 11 बजे। तो आज एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का लास्ट सेक्शन है जो हम पिछले 5 क्लास से पढ़े जा रहे हैं। आई थिंक इट्स पार्ट नंबर 5 या 7 6 जो भी है, ठीक है। तो आज एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का लास्ट पार्ट है, फटाफट से आज ये स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आ गए, चलो करते हैं स्टार्ट।
और रीड के पेपर मुझे मिल चुके हैं, आज दिन में रीड के पेपर्स भी सोल्व करवा दूंगी, ठीक है ना। तो देखिए आज जो आपने अब तक किया था वो टेंसेस वाला, WH फैमिली वाला, टू ऑब्जेक्ट्स वाला, प्रेपोजिशन वाला, मोडाल्स वाला, वो सारे टाइप हम कर चुके थे। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सबसे पहले टू इन्फिनिटिव वाला टाइप। अब ये इन्फिनिटिव क्या होता है, इन्फिनिटिव से कंफ्यूज मत होना। इन्फिनिटिव इज अ काइंड ऑफ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिए ही हम वर्ड यूज करते हैं इन्फिनिटिव, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करते हैं इन्फिनिटिव, जिसको हम टू इन्फिनिटिव वाले शब्द बोलते हैं, तो उनको डिस्कस करते हैं। पहला इसमें नहीं है क्योंकि पहला एक मॉडल्स के रूप में है, इसलिए दूसरे से स्टार्ट करेंगे। देखिए देयर इज नो हाउस टू लेट। क्वेश्चन है देयर इज नो हाउस टू लेट। कहने का मतलब आपको कैसे पता चला ये इन्फिनिटिव वाला है। टू इन्फिनिटिव का मतलब होता है वर्ब की फास्ट फॉर्म टू प्लस V1, ठीक है। 2 प्लस V1 आपको कहीं भी मिल जाए तो समझ लेना ये टू इन्फिनिटिव वाला सेंटेंस है। जैसे हम वर्ब पढ़ेंगे, खैर नहीं पढ़ेंगे, सीईटी में HSC स्क्रीनिंग में वर्ब नहीं आता है तो वर्ब नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि ये सीईटी का सीरीज चल रहा है और सीईटी में मुझे नहीं लगता वर्ब को पूछेगा, मुश्किल है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, देयर इज नो हाउस टू लेट, 2 प्लस V1, 2 प्लस V1 इसको हम बोलते हैं टू इन्फिनिटिव। तो जहां पर भी ऐसा कुछ हो ना, आपको कुछ भी नहीं करना, ध्यान से सुनिएगा, आपको कुछ भी नहीं करना। गुड मॉर्निंग पुष्पांजलि, वेरी मुझे लगता है बहुत पुरानी स्टूडेंट है मेरी, शाबाश, बहुत लंबे टाइम के बाद लाइव देख रही हूँ तुम्हें। देखिए क्योंकि शायद जब तुम पढ़ते थे तो मैं लाइव क्लास ही नहीं लेती थी। हाँ, देयर इज नो हाउस टू लेट। अब ध्यान से देखिएगा, जब टू इन्फिनिटिव वाले शब्द आ जाएं तो आपको उसमें कोई लॉजिक नहीं लगाना, कुछ भी नहीं लगाना, सिर्फ पता आपको क्या करना है, टू तक के सेंटेंस को एज इट इज रखना है। कुछ ध्यान से सुनिएगा, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी, और बच्चे कंफ्यूज होते हैं, गलती कराते हैं, ऐसे ऐसे ही पेपर में आते हैं। टू इन्फिनिटिव का मतलब होता है आपको टू के साथ कहीं भी V1 दिखे तो टू इन्फिनिटिव वाला सेंटेंस होता है वो। तो टू इन्फिनिटिव वाले सेंटेंस को करने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, इसके अंदर वो रूल मत चलाना ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलने वाला, ऐसा कोई रूल टू इन्फिनिटिव के अंदर नहीं चलाना है आपने। यार मुझे कुछ ऐसा पता नहीं क्यों करंट सा फील होता है, ये माइक है ना। चलो देखिए, देयर इज नो यूज टू लेट। अब ध्यान से देखिए, देयर इज नो हाउस टू लेट, तो आपने टू तक क्या करना है, आपने टू तक के सेंटेंस को एज इट इज उठा लेना है। देयर इज नो हाउस टू, ठीक है। तो देयर इज नो हाउस टू, टू तक के सेंटेंस को एज इट इज उठा लेना है। उसके बाद आपने सिर्फ एक शब्द ऐड करना है, ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद आपने सिर्फ एक शब्द ऐड करना है और वो शब्द है बी, ठीक है। वो शब्द है बी, वो शब्द है क्या, बी। और फिर उसके बाद आपने लगा देनी है थर्ड फॉर्म, ठीक है। उसके बाद आपने लगा देनी है थर्ड फॉर्म। कहने का मतलब क्या है, टू इन्फिनिटिव वाले सेंटेंसेस को करने का बिल्कुल सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है। जहां तक टू है वहां तक सेंटेंस को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो, उस टू के बाद फिर बी लगा दो और बी के बाद V3 लगा दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, दैट्स इट, आपका सेंटेंस क्लियर है। तो देयर इज नो हाउस टू लेट, तो हम क्या लिखेंगे, देयर इज नो हाउस टू बी लेट, बस इतना ही करना है। अगला देखिए, शी वॉन्ट्स टू इंसल्ट यू, शी वॉन्ट्स टू इंसल्ट यू, तो टू तक एज इट इज रखेंगे, शी वॉन्ट्स। आप ध्यान से सुनिएगा, मेरी एक छोटी सी बात को ध्यान से सुनिएगा, जिसके अंदर, इसके अंदर तो जैसे हमारा ऑब्जेक्ट नहीं था, ठीक है, इसके अंदर तो हमारा ऑब्जेक्ट नहीं था, लेकिन जिसके अंदर ऑब्जेक्ट होगा तो उस ऑब्जेक्ट को भी हम आगे लेके आएंगे। जैसे शी वॉन्ट टू इंसल्ट यू, तो इसके अंदर यू आ गया ना, तो यहाँ क्या करेंगे, शी वॉन्ट्स यू, तो जो ऑब्जेक्ट है उसको उठा के फिर टू बी इंसल्टेड, ठीक है, टू बी इंसल्टेड। अगला देखिए, आई एक्सपेक्ट हर टू फिनिश द वर्क इन टाइम, तो ध्यान से सुनेगा, V3 के बाद जो चीज होगी ना, मतलब जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम जरूर आगे ले आएंगे। आई एक्सपेक्ट, क्या लिखेंगे, आई एक्सपेक्ट द वर्क इन द टाइम, आई एक्सपेक्ट, एक सेकेंड ऐसे करके दिखाते हैं, ऐसे मजा नहीं आएगा। कहने का मतलब ये प्रेपोजिशन टाइप ही है, बाकी बनाने का तरीका तो एज इट इज हो गया, और दो तरीके से बनेगा, ये सीधा बनेगा और इस तरीके से भी। तो कैसे बनाएंगे, देखें, आई एक्सपेक्ट हर टू फिनिश द वर्क इन टाइम, तो लिखेंगे आई एक्सपेक्ट
द वर्क टू बी फिनिश्ड, द वर्क टू बी फिनिश्ड इन टाइम, द वर्क टू बी फिनिश्ड बाय हर इन टाइम, ऐसे भी बना सकते हो। और दूसरा तरीका भी बताती हूँ, 1 मिनट इसको नोट डाउन कर लीजिए। आई एक्सपेक्ट द वर्क टू बी फिनिश्ड बाय हर इन टाइम, मतलब जैसे हम सीधा लॉजिकल बनाते आ रहे थे तो हम इस तरीके से इसको बिल्कुल सीधा भी बना के रख सकते हैं, बिल्कुल मतलब सीधा, ठीक है। आई एक्सपेक्ट हर टू फिनिश द वर्क इन टाइम, तो कैसे लिखेंगे? आई एक्सपेक्ट, कहने का मतलब क्या है, टू इन्फिनेटिव वाले सेंटेंस को पीछे से स्टार्ट ना करके आगे से स्टार्ट करना है, लेकिन बाकी जो आपके ऑब्जेक्ट वगैरह आएंगे उनको तो एज यूजुअल चेंज करते रहना है। लेकिन जब किसी सब्जेक्ट में, जैसे पहले वाले में तो ऑब्जेक्ट था ही नहीं तो हमने सीधा ले दिया, ठीक है। तो आई एक्सपेक्ट द वर्क टू बी फिनिश्ड बाय हर इन टाइम, ऐसे भी बना सकते हो, या आप इसको ऐसे बना सकते हो, आई एक्सपेक्ट हर टू बी फिनिश्ड वर्क इन द टाइम। ध्यान से सुनिएगा, ये दोनों तरीके से ठीक है। टू इन्फिनेटिव को आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, आई एक्सपेक्ट हर टू बी द वर्क फिनिश्ड इन टाइम, मतलब ऐसे भी बना सकते हो। बट आप सीधे तरीके से ही बनाओ, जैसे हम टिपिकल तरीके से बनाते आ रहे हैं उसी तरीके से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेडिशनल तरीके से। बस आपको यहाँ पर टू के साथ क्या अटैच करना है? बी अटैच करना है। कहीं ना कहीं ये जो सेंटेंस है आप ये लगा लो प्रेपोजिशन टाइप ही हो गया है ना, क्योंकि प्रेपोजिशन में हम बी कर रहे थे। अगला देखिए, वुमेन लाइक मैन टू बी फ्लैटर देम, है तो ये बात सच, मैन नहीं XYZ कोई भी, ये बात बिल्कुल सच है। वुमेन लाइक मैन टू बी फ्लैटर देम, अच्छा ये दूसरे वाला फ्लैटर है, मतलब तारीफ वाला टाइप है। वुमेन लाइक मैन टू बी फ्लैटर देम, तो वुमेन लाइक टू बी फ्लैटर्ड बाय मैन। सीधा आपने क्या करना है, आई डोंट थिंक सो कि किसी को समझ ना आया हो, सीधा आपने क्या करना है, वुमेन लाइक मैन टू बी फ्लैटर्ड देम, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वुमेन लाइक मैन टू बी फ्लैटर्ड, ठीक है, ये ऐसे भी ठीक है। ध्यान से सुनिए, यदि आपको एग्जाम में लिखा मिले वुमेन लाइक मैन टू बी फ्लैटर्ड, तो भी ये ठीक है, ठीक है, टू बी फ्लैटर्ड मैम ऐसे भी लिख सकते हो सीधा, और या ऐसे भी लिख सकते हो वुमेन लाइक टू बी फ्लैटर्ड बाय मैन, ठीक है, वुमेन लाइक टू बी फ्लैटर्ड बाय मैन, मतलब दोनों तरीके से लिख सकते हो आप। इसको बिल्कुल सीधा उठा के डायरेक्टली भी लिख सकते हो और इनडायरेक्ट भी, किसी भी फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट है इट इज टाइम टू, ये इट इज टाइम वाला ही मैं करवाऊंगी, यहां नहीं करवाती। यू हैव टू रिमूव यूर व्हीकल, यू हैव टू रिमूव यूर व्हीकल, यू हैव टू रिमूव यूर व्हीकल, तो कुछ होते हैं कॉमन सेंस से क्रिएट करने पड़ते हैं, तो यूर व्हीकल हैज टू बी रिमूव्ड बाय यू, ठीक है, यूर व्हीकल हैज टू बी रिमूव्ड बाय यू। बस आपने क्या समझा, बाकी हम वॉइस जैसे करते आ रहे थे हमने वैसे ही कर दिया, टू वाले में बी लगाना है, बाकी कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है, टू वाले में बी लगाना है, बाकी कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। तो ये थे टू इन्फिनेटिव, या आप इनको मैं एक दो एग्जांपल बताती हूँ जो एग्जाम में आए थे, एक सेकंड मैंने लिखे थे। टू वाले को आप सीधा भी कर सकते हो, जैसे आई वॉन्ट टू रीड दिस बुक, तो आई वॉन्ट दिस बुक टू बी रीड, ऐसे भी कर सकते हो। बस आपने क्या करना है, टू से पहले का सेंटेंस एज इट इज लिख लेना है। जैसे मैं कहूं आई वॉन्ट, आई, ये पेपर में आया था स्टेट के एग्जाम में, आई वॉन्ट टू रीड दिस बुक, टू रीड दिस बुक, तो बस आपने क्या करना है, टू वाले सेंटेंस में टू से पहले का सारा उठा लेना है, आई वॉन्ट एज इट इज इसको आगे रखना है, यहाँ पर यही विशेष ध्यान है। बाकी में हम क्या कर रहे थे, पीछे वाला उठा के आगे ला रहे थे ना, लेकिन इसके अंदर टू से पहले वाला आगे रखना है, आई वॉन्ट, फिर बाकी सेंटेंस जैसे बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे, आई बुक, आई वॉन्ट दिस बुक टू बी रेड, बस आई वॉन्ट दिस बुक टू बी रेड। नेक्स्ट आप खुद बनाओ फटाफट, द चिल्ड्रन लाइक टू ईट चिप्स, फटाफट इसको बनाओ फिर अगले टाइप पे बढ़ते हैं। द चिल्ड्रन लाइक टू ईट
चिप्स। आंसर प्लीज, फास्ट इसका आंसर लिखेंगे, देन आई विल मूव ऑन द नेक्स्ट सेंटेंस। इसका आंसर लिखो एक बार फास्ट। द चिल्ड्रन लाइक टू ईट चिप्स। आंसर प्लीज फास्ट। आज एग्जाम्स के क्वेश्चंस मैंने नोट कर लिए हैं, साथ ही मतलब एग्जाम के क्वेश्चन ले लूंगी। फटाफट बनाइए भाई। द चिल्ड्रन लाइक टू ईट चिप्स। यस, प्रियंका का सही आंसर आ गया। बीइंग अनुज गलत। गलत क्यों लिख रहे हो? मैंने तुम्हें इतना शॉर्टकट समझाया ना, मुझे नहीं लगता अंग्रेजी कोई सिखा सकता है। बच्चों की तरह अंग्रेजी सिखा रही हूँ मैं तुम्हें, ध्यान से देखो। मैंने कहा बच्चे बन जाओ। टू से पहले का सेंटेंस एज इट इज उठा लो। उठा लिया? द चिल्ड्रन लाइक, बस। फिर ऑब्जेक्ट को आगे ले आओ, चिप्स। टू बी ईटन। इसके अंदर कुछ इज एम आर वॉज वर कुछ डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, इज एम आर वॉज वर एक्स वाई जेड कुछ डालने की जरूरत नहीं है। सीधा टू से आगे का सेंटेंस एज इट इज लिखो। सीधा इसका फॉर्मेट लिखना चाहो तो लिख लो, सिंपल सी भाषा में। टू से आगे का सेंटेंस एज इट इज लिखो, फिर आपका जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट को मतलब आगे लेके आ जाओ, फिर टू लगा दो, फिर बी लगा दो और फिर बी थ्री लगा दो, ठीक है? बिल्कुल सही सही दे रहे अब सब आंसर। गुड, चले नेक्स्ट। नेक्स्ट है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस तीन तरीके से बनेंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस तीन तरीके से बनते हैं एग्जाम में। इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं सबसे पहले ही समझ लीजिए। इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनके अंदर सब्जेक्ट मेंशन नहीं होता, ठीक है? इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं, ये पीडीएफ में अभी के भी टेलीग्राम पे सेंड कर देती हूँ। आप बच्चे कुछ कह रहे हैं, फिर बाद में भूल जाऊंगी मैं। एक मिनट। अचीवर्स अकेडमी निशा शर्मा टेलीग्राम पर मैंने ये पीडीएफ सेंड कर दी है जस्ट, ठीक है? अचीवर्स अकेडमी निशा शर्मा टेलीग्राम चैनल पर ये पीडीएफ सेंड कर दी है मैंने। क्लियर? तो इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो लेट वाले सेंटेंस होते हैं। लेट का मतलब क्या है? जो लेट वाले सेंटेंस होते हैं, या फिर लेट वाले छोड़ो, उनको अलग से बढ़ाऊंगी। इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसके अंदर सब्जेक्ट मेंशन नहीं होता, सीधी सी बात है। उसके अंदर किसी प्रकार का कोई कमांड होता है, कोई आदेश होता है, कोई रिक्वेस्ट की जाती है, लेकिन उसके अंदर आपका सब्जेक्ट मेंशन नहीं होता, ठीक है? उसके अंदर सब्जेक्ट मेंशन नहीं होता और किसी प्रकार का कमांड, ऑर्डर, ये सब चीजें दी जाती है किसके अंदर? उस वाले सेंटेंस के अंदर, ठीक है? बस इतना सा ध्यान रखना, बाकी आपको कोई लॉजिक नहीं लगाना। देखिए, जैसे इनको बनाने के ना तीन तरीके हैं, तीनों एक साथ बताऊंगी। देखो, पहला तरीका तो क्या है? लेट लगा के बनाने का है, ठीक है? पहला तरीका क्या है? लेट लगा के बनाने का है। एक मिनट, मैं अपनी राइटिंग वाले में ले आती हूँ। तीन तरीके से बनते हैं, तीनों तरीके एक साथ बनाऊंगी ताकि जिसको जो सुटेबल लगे वो यूज कर देना। इंपेरेटिव सेंटेंस में सबसे पहले या तो आप लेट लगा के बना सकते हो, ठीक है? लेट लगा के ऑब्जेक्ट और बी प्लस बी3 बना के देखेंगे तब समझ आएगा, या फिर शुड लगा के बना सकते हो, या तीसरा तरीका, जिस भी टाइप का सेंटेंस है, जैसे रिक्वेस्ट है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, जैसे ऑर्डर है तो यू आर ऑर्डर टू, फिर बाकी सेंटेंस को एज ए चीज चिपका देना है। ध्यान से देखिए, आपको ऐसे समझ नहीं आएगा जब तक सेंटेंस नहीं लेंगे। सेंटेंस के साथ ही यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। देखिए, सेंटेंस है ओपन द डोर, इतना सा सेंटेंस है, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। अब देखिए,
ओपन द डोर ये एक तरह से कोई ऑर्डर भी हो सकता है, मैं मतलब आप ये तो क्लियर नहीं है। देखो हम ओपन द डोर अपनी फ्रेंड को भी कह सकते हैं, सर्वेंट को भी कह सकते हैं। सर्वेंट को कहेंगे तो ये ऑर्डर हो जाएगा, बट इसके अंदर मेंशन तो नहीं है ना, वो तो नरेशन में मेंशन होता है। द ओनर सेड टू हिज सर्वेंट, ओनर ने अपने सर्वेंट को बोला, तो वो तो नरेशन में मेंशन होता है, लेकिन इसके अंदर तो मेंशन ही नहीं होता भैया, पहली बात तो जब आपका इसके अंदर मेंशन नहीं है तो इट मीन्स क्या है, यू आर आस्क्ड टू, आप आस्क कर सकते हो सीधा। तो 3 तरीके से बनेगा। देखिए पहला तरीका क्या है, जो सेंस है, रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, मनाही है, आस्क है, जो भी सेंस है XYZ, कोई भी सेंस आपको लग रही है, सीधा आप उस सेंस को लिखोगे। तो कई बच्चे लिखते हैं यू आर ऑर्डर्ड टू, आप कैसे कह सकते हो, मैं कह रही हूँ ओपन द डोर, क्या पता इस क्लास में मेरी फ्रेंड बैठी हो, क्या पता मेरा कलीग बैठा है, आपको ये तो क्लियर नहीं है ना ओपन द डोर किसको बोला है। यदि आप नौकर को ओपन द डोर बोल रहे हो, यदि नौकर को ओपन द डोर बोल रहे हो तो कह सकते हो यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर, कह सकते हो। बट यहां हमें नहीं पता कि, थैंक यू प्रियंका फॉर फास्ट लाइक, बाकी तो निकम्मे हैं, देखते रहते हैं, लाइक करते नहीं प्रियंका को छोड़ के, मजाक कर रही हूँ। प्रियंका के अलावा भी लाइक तो किया है बच्चों ने, पर जितने वॉच कर रहे हैं उससे आधे ने लाइक करा, तो इसका मतलब आधों को तो क्लास अच्छी ही नहीं लग रही, यूं ही देख रहे हैं। छोड़ो कोई बात नहीं, छोड़ो इन चीजों को, थैंक यू प्रियंका, लीव। अब आपने क्या करना है, ओपन द डोर। अब सीधा आपने क्या करना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, क्योंकि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, है ना, तो हम क्या लिखेंगे, यू आर, हाँ सॉरी, ओपन द डोर मतलब मैं कह रही हूँ किसी को, मुझे नहीं पता किसको कह रही हूँ, नरेशन में क्लियर होता है, मालिक ने नौकर को बोला तो यू आर ऑर्डर टू लिख देते आप, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें नहीं पता किसको बोला है, तो हम सीधा लिखेंगे यू आर आस्क्ड टू। ध्यान से सुनिएगा, यू आर आस्क्ड टू, आपको कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, बस सीधा क्या लिखना है, यू आर आस्क्ड टू ओपन द डोर। कहने का मतलब सबसे पहला टाइप इसको बनाने का, आपको जो भी सेंस नजर आ रही है, आगे वो सेंस लिखो, यू आर आस्क्ड टू, आगे वो सेंस लिखी, उसके बाद उस सेंटेंस को एज इट इज चिपका दो, उस सेंटेंस को एज इट इज चिपका दो, और कुछ नहीं करना। यू आर आस्क्ड टू ओपन द डोर, ठीक है, यू आर आस्क्ड टू ओपन द डोर, तो उस सेंस को एज इट इज चिपका दो, और आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। अगला देखो, अगला बनता है यू आर आस्क्ड टू बी, मत लिख देना यू आर आस्क्ड टू बी ओपन द डोर, यू आर आस्क्ड टू ओपन द डोर, दैट्स इट, ठीक है। कोई कहता प्लीज सिट डाउन, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, यू आर रिक्वेस्टेड टू भी सिट डाउन नहीं करेंगे, और यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज सिट डाउन भी नहीं कहेंगे। रिक्वेस्ट आ गया तो प्लीज ऑटोमेटिक उसके अंदर होता है, तो दोबारा प्लीज लगाने की जरूरत नहीं है, इतना प्लीज प्लीज करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा प्लीज मेरे चैनल को शेयर करो, तुमने करा नहीं, किसी से कोई प्लीज प्लीज नहीं करना, और जिसको जो अच्छा लगे वैसे कर दिया करो। तो कहने का मतलब रिक्वेस्टेड और प्लीज दोबारा बिल्कुल नहीं लगाना है, ओनली वन टाइम यूज करना है। देखो नेक्स्ट है लेट, हाँ नेक्स्ट आप कैसे बनाओगे, सबसे ज्यादा जो ट्रेंडी तरीका है, सबसे ज्यादा जो एग्जाम के ऑप्शंस में मिलता है वो आपको लेट वाला मिलेगा, ठीक है। एग्जाम के ऑप्शन में जो आपको तरीका मिलता है वो आपको लेट वाला तरीका मिलेगा। आपने क्या करना है, शुरू के अंदर लेट लगाना है, स्टार्टिंग में आपने क्या लगाना है, लेट, फिर आपने ये जो ऑब्जेक्ट था ना, ये द डोर, ठीक है, मतलब जो वर्ब की फॉर्म के बाद वाला सेंटेंस है उसको उठाना है, लेट द डोर, लेट द डोर, फिर क्या लगाना है, बी, ध्यान से सुनिएगा, इसके अंदर अपनी तरफ से ऐड करना बी, लेट द डोर बी, और फिर लगाना है थर्ड फॉर्म। कहने का मतलब यहाँ पर आप स्ट्रक्चर लिखना चाहो तो लिख लो, पहले आपने लेट लगाना है, उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगाना है, ठीक है, उसके बाद आपने बी, सिर्फ बी लगाना है, बीई, और उसके बाद आपने V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, ठीक है। सबसे ज्यादा एग्जाम के ऑप्शन में आपको ये वाला ऑप्शन ही देखने को मिलेगा, लेट द डोर बी ओपन, लेट द डोर बी ओपन, ठीक है, तो लेट द डोर बी ओपन। तो ये वाला तरीका सबसे ज्यादा ट्रेंडी तरीका है जो एग्जाम में मिलता है। अगला कैसे बनाएंगे, अगला एक तरीका है, शुड बी लगा के भी आप बना सकते हो, ऑब्जेक्ट को आगे ले आओ द डोर, ठीक है, फिर शुड बी लगा दो, बस शुड और बी, द डोर शुड बी ओपन। बट ये तरीका बहुत कम ट्रेंड में है, बट मैंने आपको तीनों तरीके बता दिए हैं। एग्जाम के ऑप्शन में हमेशा आपको कोई भी एक तरीका मिलेगा। कई बार हमें लगता नहीं यार कंफ्यूजन हो रही है, सारे ही तरीके गलत लग रहे हैं, क्योंकि हमने एक ही तरीका सीखा होता है, लेट वाला किताबों में एक ही लिखा होता है, तो आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हमें तीनों के तीनों तरीके को यूज करना है, ठीक है। तो लेट द डोर बी ओपन, यू आर आस्क्ड टू ओपन, एंड द डोर शुड बी ओपन, बट द मोस्ट फेमस इज
लेट वाला टाइप, तो यही आपको ऑप्शंस में मिलेगा। तो प्लीज मेक श्योर रिमेंबर दिस टाइप। एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे क्लोज द विंडो, क्लोज द विंडो, तो लेट द विंडो बी क्लोज, बस लेट द विंडो, लेट लगाया, द विंडो बी क्लोज, ठीक है। अगला देखें, नेवर टेल ए लाई। अब नेवर टेल ए लाई, भाई तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब यहाँ पर मैं तुम्हें क्या कर रही हूँ, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब कोई बच्चा कहेगा मैम आप मना कर रहे हो, मैं मना नहीं कर रही, बोलो भाई झूठ तुम्हारी मर्जी है, ठीक है, लेकिन मैं मना नहीं कर रही, मैं तुम्हें एडवाइस कर रही हूँ बेटा झूठ नहीं बोलनी चाहिए, ठीक है। मना वो होता है बाहर नहीं, मना मैं अपने बच्चों करूंगी बेटा बाहर मत खेलने जा, डेट इज मना करना, है ना। लेकिन झूठ बोलना, मैं कह रही हूँ झूठ मत बोलो यार, तो आई एम जस्ट गिविंग यू एडवाइस। तो यहाँ पर मैं आपको क्या दे रही हूँ, एडवाइस दे रही हूँ। तो यू आर एडवाइज्ड, तो क्या है, यू आर एडवाइज्ड नेवर टू टेल ए लाई, क्योंकि नेवर शब्द था तो नेवर को तो एज इट इज आपने चिपकाना ही है अपने साथ। तो यू आर एडवाइज्ड नेवर टू टेल ए लाई, ठीक है। मैंने क्या बोला, पहला टाइप, पहला टाइप क्या है, सेंटेंस जैसा है वैसा का वैसा सेंस लगा दो, आपने सेंस चेक करना सेंटेंस का। नेवर टेल ए लाई, झूठ मत बोलो, एडवाइस दी जा रही है, तो लिखो यू आर एडवाइज्ड, थर्ड फॉर्म लगानी है, यू आर एडवाइज्ड नेवर टू टेल ए लाई। अब एक चीज ध्यान रखना, एडवाइज्ड जब हमने लिख दिया, हमने थर्ड फॉर्म लगा दी, तो दोबारा जाके फिर थर्ड फॉर्म मत लगा देना, ठीक है। राम राम भाई राम मेहर। तो यू आर एडवाइज्ड, मेक इट क्लियर। यहाँ पर ईडी लगा दिया, थर्ड फॉर्म लगा दी, तो कहीं टेल को भी टोल्ड में बदल दो, एक ऑप्शन ऐसा मिलेगा, यू आर एडवाइज्ड टू नेवर टू टोल्ड ए लाई। हमें आदत पड़ी होती है वो इसके अंदर V3 की, और हम V3 चिपका देते हैं, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे, यू आर एडवाइज, जिसमें जो तरीका सुटेबल लगे वही बना लो। नेक्स्ट है ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, यू आर एडवाइज टू ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। प्लीज सिट डाउन, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। आप देखो प्लीज वाले में दोबारा प्लीज नहीं लगानी, कई ऑप्शन आपको कैसे मिलेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज सिट डाउन, और हमारी भयंकर वाली आदत है प्लीज सिट डाउन, है ना, कृपा करके बैठिए, है ना। तो प्लीज सिट डाउन हमारी आदत पड़ी हुई है, तो ऐसा नहीं करना आपने। यू आर रिक्वेस्टेड प्लीज सिट डाउन, टू सिट डाउन, ठीक है। तो प्लीज मत लगाना, प्लीज प्लीज मत लगाना दोबारा, ठीक है, क्योंकि रिक्वेस्टेड में ऑटोमेटिक प्लीज शामिल होता है। नेक्स्ट है ओबे योर पेरेंट्स, नेक्स्ट है ओबे योर पेरेंट्स। अब ओबे योर पेरेंट्स में देखिए ध्यान से, ओबे योर पेरेंट्स, तो कैसे तरीके से ज्यादा बेटर मैंने बताया था लेट वाला, लेट योर पेरेंट्स बी ओबेड, लेट लगाया, लेट योर पेरेंट्स बी ओबेड, ठीक है। योर पेरेंट शुड बी ओबेड, यू आर एडवाइज टू ओबे योर पेरेंट्स। आपके जो जी में आए आप वो वाला तरीका ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है, आपको जो अच्छा लगे, यू कैन ऑप्ट एट स्पेसिफिक वे। डोंट स्टील, चोरी नहीं करनी चाहिए। अब एक चीज ध्यान से सुनिए, जब फॉरबिडन शब्द लगा देते हैं, फॉरबिड का मतलब होता है मनाही, ठीक है, फॉरबिडन का मतलब होता है मनाही। मैंने कहा डोंट स्टील, चोरी मत करो, इसका मतलब मैं तुम्हें मना कर रही हूं, तो मैं तुम्हें क्या कर रही हूं, मना कर रही हूं। तो हम लिखेंगे यू आर फॉरबिडन, ध्यान से सुनिए, कई ऑप्शन आपको मिलेंगे, यू आर फॉरबिडन नॉट टू स्टील। अब बच्चा सोचेगा यहाँ पर डोंट था तो यहाँ पर नॉट भी आना चाहिए, क्योंकि मैडम तो चीख चीख के बता रही थी कि नोट वाले सेंटेंस में नोट आएगा, नोट वाले सेंटेंस में नोट आएगा। भाई मैडम ने बड़ा चीखा है 4 क्लास में, तो मैं तो लगाऊंगा डोंट वाले में भी नोट, लेकिन यहाँ पर सेंस अलग है, ठीक है, सेंस अलग है। यहाँ पर ये फॉरबिडन शब्द हमने लगा दिया, यू आर फॉरबिड, फॉरबिड का मतलब आपको मना किया जाता है इस काम के लिए, तो इस शब्द के अंदर ऑटोमेटिक नहीं शब्द आ गया। अब इसके अंदर नहीं आ गया तो दोबारा नहीं नहीं लगाना भैया, क्योंकि ये सुपरफ्लूस एरर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सरिता रानी, थैंक यू सो मच। तो क्लियर, यहां पर क्या हो जाएगा, नहीं, गॉट इट। मोडाल्स वाले टाइप हम कर चुके हैं, टू इन्फिनिटिव वाला टाइप हम कर चुके हैं। नेक्स्ट है इट इज टाइम वाले सेंटेंस, बहुत पढ़ाते थे हम स्कूल में, इट इज टाइम टू डू, इट इज टाइम टू प्ले हॉकी, इट इज टाइम, है ना, इट इज टाइम टू शेयर माई चैनल। क्यों,
मैं पहले कभी नहीं बोलती थी ना शेयर करने के लिए, आपने देखा होगा शायद मैंने 1-2 साल पढ़ा है, मैंने कभी नहीं कहा जिंदगी में मेरा चैनल शेयर करो, क्योंकि मुझे लगता था यार क्या कहना, जिस बच्चे को अच्छा लगेगा वो अपने आप शेयर कर देगा। बट अब मैं कहने लगी, पता है रीजन क्यों? क्योंकि मैंने है ना ये चीज बहुत एनालिसिस कर ली कि हम बहुत शिद्दत से कंटेंट देते हैं, हमारे टीचर्स हम, और बच्चा बच्चा अब ये कहने लगा कि मैम आपका कंटेंट इतना अच्छा होता, आपके व्यूज इतने अच्छे क्यों नहीं होते? तो इसका मतलब हमारा चैनल शेयर नहीं होता है ना। तो इसका मतलब हमारी वीडियोस जस्ट लिमिटेड रहती हैं, क्योंकि मुझे टेक्नोलॉजी नहीं आती, टैग वैग ये वो पता नहीं। अब भी मैंने सेटअप करवा लिया, बट आई एम बिग जीरो इन टेक्नोलॉजी, बस क्लास चलानी आती है। मैं आज भी उन चीज़ों को अवॉइड करती हूँ, टैग लगाओ, ये करो वो करो। मेरी आज तक बच्चे ही पब्लिसिटी रहे हैं, मैंने बच्चों के अलावा किसी को पब्लिसिटी माना ही नहीं है, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। ठीक है, तो अब मैं इसलिए बोलने लगी हूँ बच्चों कि आपका तो कुछ नहीं जाएगा, मतलब एक एक आपके जो ग्रुप्स होते हैं, अभी सारे दिन चलाते हो आप, यदि वीडियोस को शेयर करते हो तो आपका तो कुछ भी नहीं जाएगा, और मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मुझे लगेगा यार मेरा चैनल दूर दूर तक जा रहा है। तो मुझे है ना अंदर से और अच्छा फील होएगा पढ़ाने में, जब रोज से रोज ऐसा लगेगा यार बहुत सारे बच्चे लाइव जुड़ने लगे। मैं एक दिन की भी चाह के छुट्टी नहीं करूंगी, ये सोचूंगी यार बहुत सारे बच्चे लाइव वेट कर रहे होंगे। तो कहने का मतलब मुझे भी अब ये है अंदर से कि नहीं भाई बहुत हो गया, कोई तो वीडियो अपनी भी फेमस होनी चाहिए ना, है ना। तो ये जितने भी सब्सक्राइबर हैं बिकॉज ऑफ यू, मैं तो सीरियसली बता रही हूँ, मैंने तो आज तक अपनी वीडियोस को अपने स्टेटस के अलावा कहीं शेयर ही नहीं करा। अब ये टेलीग्राम ग्रुप बना है, सिर्फ आज तक जो भी शेयरिंग किया सिर्फ बच्चों ने किया, सिर्फ बच्चों ने। मेरा मतलब जो भी हैं वो बच्चे ही हैं, सीधी सी बात है। तो भाई इसीलिए मैं कह रही हूँ कि शेयर कर लिया करो कभी कभी वीडियोस को। सारे दिन तुम टेढ़े बांगे मुंह बना बना के स्टेटस लगाते हो, मेरी वीडियोस भी लगा लिया करो स्टेटस पे, ठीक है? ठीक है, चलो आगे। नेक्स्ट है, इट इज टाइम टू रीड दिस बुक। इट इज टाइम टू रीड दिस बुक। इट इज टाइम वाले में आपको क्या करना, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, ध्यान से सुनिएगा। इट इज टाइम वाले सेंटेंस में इट इज टाइम को एज इट इज रहने देना, ठीक है? इट इज टाइम को एज इट इज रहने देना है। उसके बाद आपने क्या लगाना है, फॉर। इसके बाद आपने क्या लगाना है, फॉर। इट इज टाइम फॉर, ध्यान से सुनिएगा, मैं याद करवा दूंगी। फिर जो ऑब्जेक्ट है उसको आगे ले आना है, और फिर टू है, आपको पता है टू जहां भी आता है टू के साथ तो हम बी चिपकाते ही चिपकाते, हमारी आदत बन चुकी है। और बी के बाद क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म। मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, स्ट्रक्चर रटना नहीं, समझाऊंगी। इट इज टाइम फॉर, फिर ऑब्जेक्ट, फिर टू बी प्लस बी थ्री, बट आपको रटना ही नहीं है। देखो कोई स्ट्रक्चर नहीं रटना, कुछ नहीं रटना, मेरी बात सुनो ध्यान से। इट इज टाइम वाले सेंटेंस में क्या करना है, मैंने कहा इट इज टाइम। अब आप कहोगे मैम किसके लिए है टाइम, मैंने कहा इट इज टाइम, किस लिए है भाई टाइम, तो इट इज टाइम फॉर, है ना। तो इट इज टाइम के बाद सीधा लॉजिक है, इट इज टाइम के बाद फॉर लगा देंगे। भाई इट इज टाइम फॉर, किस लिए है ये टाइम, इस किताब को पढ़ने के लिए। तो ऑब्जेक्ट आगे ले आना, दिस बुक टू बी रेड। इट इज टाइम फॉर दिस बुक टू बी रेड, गॉट इट। इट इज टाइम फॉर दिस बुक टू बी रेड। तो इट इज टाइम वाले सेंटेंस ऐसे बनते हैं। नेक्स्ट देखिए, इट इज टाइम टू प्ले फुटबॉल, तो कैसे बनाएंगे भाई, इट इज टाइम फॉर फुटबॉल टू बी प्लेड, तो कैसे बनाएंगे, इट इज टाइम फॉर फुटबॉल टू बी प्लेड, दैट्स इट। इट इज टाइम फॉर फुटबॉल टू बी प्लेड, ऐसे करके हम लगाएंगे। क्लियर। तो इट इज टाइम वाले में क्या करा, याद ही नहीं करना, इट इज टाइम फॉर, किस लिए है टाइम, फॉर लगा दिया, ऑब्जेक्ट उठा के आगे ले आए, टू उसके अंदर था ही, टू के बाद तो बी लगेगा और बी के बाद बी थ्री लगेगा, दैट्स इट, कहानी खत्म। एंड लास्ट कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें, जब सेंटेंस के अंदर ये आ जाए आपको समवन, पीपल, एनीवन, नो वन, ऐसे, मतलब जैसे समवन आ गया, एनीवन, रीड प्लस बी में आया था ये क्वेश्चन। मैंने क्वेश्चन कभी भी देखना, मैं हमेशा वही क्वेश्चन पिक करती हूँ जो एग्जाम्स के ऑप्शंस में आ चुके हूँ। मेरी आदत नहीं है छोटे छोटे एग्जाम्पल्स बनाने की, एग्जाम्पल्स ऑलवेज, क्योंकि मेरे हैंड रिटन होती हैं चीजें, एग्जाम्पल हमेशा वही होते हैं जो किसी किसी एग्जाम में आए हों। तो ये डी ट्रिपल बी के एग्जाम में आया था ये वाला क्वेश्चन, और आई थिंक एक पेपर में और भी आया था, हाँ यूपी का कोई पेपर था उसमें भी आया था, इंग्लिश के में आया था। देखिए जब ये आते हैं ना समवन, एनीवन, नो वन, पीपल, लाइक ये वाले आते हैं, तो ये बाय के बाद नहीं लगाते, ठीक है, क्या समझे। जैसे हम लगाते हैं ना इट इज डन बाय यू, है ना, तो जब ये समवन, नो वन, एनीवन शुरू में हो तो बाय के बाद इनको नहीं लगाते। कहने का मतलब देखिए, समवन हैज स्टोलन माई पेन, तो हम लिखेंगे माई पेन हैज बीन स्टोलन। ध्यान से सुनिएगा, जब आपका सब्जेक्ट समवन, एनीवन, नो वन, पीपल ऐसा हो तो बाय के बाद उसको नहीं लगाना है, वो सेंटेंस वहीं खत्म हो जाएगा।
समवन हैज स्टोलन माई पेन, तो माई पेन हैज बीन स्टोलन, हम आगे बाय समवन नहीं लिखेंगे। एक ऑप्शन में आपको लिखा मिलेगा बाय समवन, वो गलत हो जाएगा। बस सीधा यहीं पर आपने सेंटेंस खत्म कर देना है, ठीक है। माई पेन हैज बीन स्टोलन, माई पेन हैज बीन स्टोलन। नेक्स्ट है पीपल हेल्प द पुअर, पीपल हेल्प द पुअर, द पुअर आर हेल्प्ड, द पुअर आर हेल्प्ड, दैट्स इट। बाय द पीपल लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। द पुअर आर हेल्प्ड बाय द पीपल लिखने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ बस इतना सा याद रखना, समवन, नो वन, एनीवन, एनीबडी जब होते हैं तो इनको बाय लगा के नहीं लिखते हैं, दैट्स इट, बस। And the last and the most important type, लेट वाले सेंटेंसेस आए तो इनको कैसे डील करना है। लेट वाला सेंटेंस जो आजकल एस्टेट पीजीटी का फेवरेट है। एस्टेट पीजीटी में जितने भी वॉइस के क्वेश्चन आते हैं वो हमेशा लेट लगाकर ही आते हैं। देखिए इसमें क्या करना है, लेट अस प्ले होगी, मतलब कोई सेंटेंस होगा आपको लेट अस प्ले डू, लेट अस डू दैट, लेट अस ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे। अब लेट अस का मतलब क्या होता है भाई, मैं आपको कुछ कह रही हूँ, है ना, मैं कह रही हूँ लेट अस वर्क हार्ड, तो आई एम सर्स्टेड, है ना, तो मैं आपको कुछ ना कुछ सर्च कर रही हूँ, आपको ओके प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी। मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, उस पर लिखा है CET, HSSC एंड ऑल एग्जाम इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। ऐसी करके मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, उसके अंदर जितनी भी मैंने नई वीडियो पढ़ाई है, ये 1 से 16 ये सारी उसके अंदर है। बाकी पुरानी इंग्लिश ग्रामर की वीडियो भी मिल जाएंगी आपको, बट ये नई सिस्टमेटिक प्लेलिस्ट में यहाँ कल वाली और परसों वाली भी ऐड कर दूंगी। तो लेट अस का मतलब क्या होता है, आप किसी को सर्च कर रहे हो, हम कहते हैं ना लेट अस मैरी, चलो भाई शादी करें, है ना, तो चलो भाई शादी करें, तो इट मीन्स आई एम सर्चिंग यू कि चलो भाई शादी करें। एक सेकेंड, हेलो, हाँ जी मैम, मैं क्लास में थी। सुनो मैम, मैं ना क्लास ले रही थी, मैं ये फ़ोन करने वाली थी। अब आ रहे हो ना आप क्लास के लिए, आज आ रहे हो ना आप क्लास के लिए, वो स्ट्रेस, हाँ आ जाइए, वो स्ट्रेस वाली इंटोनेशन वाली क्लास बाकी है ना, वो भी करवा दो एक बार। हाँ जो भी स्पीच मैकेनिज्म है जो भी आज करवा दो। ओके शायद मैंने यूपी इंग्लिश वाले बैच में फोनेटिक्स और स्ट्रेस इंटोनेशन वाली क्लास नहीं डाली ना पुष्पांजलि, आई थिंक यू आर इन सेम बैच, यूपी वाले बैच में हो ना आप, यूपी इंग्लिश वाले में, और मैंने वो क्लास शायद नहीं डाली है, आज करती हूँ कॉपी। देखिए लेट अस प्ले हॉकी, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, लेट अस प्ले हॉकी, चलो हॉकी खेलें। तो भाई मैं बात कर रही थी लेट अस का मतलब होता है जैसे आई एम प्रपोज्ड यू, सपोज्ड यू, तो इसका मतलब हमेशा लेट जहां पर आ जाए, या हम किसी को प्रपोज कर रहे हैं या किसी को सर्च कर रहे हैं, दैट्स इट। तो यहाँ पर आप कैसे लिखोगे, लेट अस प्ले हॉकी वाले में आपने क्या लगाना, इट इज सर्स्टेड या इट इज प्रपोज्ड, इट इज सर्स्टेड। भाई आपको ऐसा सर्च किया जा रहा है, आपको ऐसा प्रपोज किया जा रहा है, फिर हम कहते हैं भाई क्या क्या, तो इट इज सर्स्टेड दैट, तो हम क्या लगाएंगे, डेट लगाएंगे। यहाँ पर अपनी तरफ से आपको चीजें याद करनी है, लेट अस होता है तो अस होगा तो वी तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है, अस होगा तो वी तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपको यहाँ पर क्या क्या याद करना, ध्यान से देखो, वी के बाद शुड लगाना है, दोबारा से याद करवाती हूँ। देखो लेट अस का मतलब होता है हम किसी को सर्च करते हैं किसी बात के लिए, किसी बात को प्रपोज करते हैं किसी बात के लिए, तो जब लेट वाला सेंटेंस है तो लेट को हटा के हम लगाएंगे इट इज सजेस्टेड या इट इज प्रपोज्ड या इट इज सजेस्टेड, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड, फिर हम कहेंगे भैया क्या सजेस्ट कर रहे हो, तो हम डैट लगाएंगे, ठीक है, इट इज सजेस्टेड डैट, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इट इज सजेस्टेड डैट, क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि चलो हॉकी खेलें, तो हम खेलें ना, तो वी शुड प्ले हॉकी। ध्यान से रखेंगे यहाँ पर प्लेड हॉकी नहीं करेंगे, क्योंकि शुड एक मॉडल्स है और पहली क्लास में सिखाया था मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ठीक है। और यहाँ पर वैसे भी ये थर्ड फॉर्म यूज हो गई है ऑलरेडी, तो दोबारा थर्ड फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं है। क्या समझे, लेट वाले सेंटेंस में आपको लेट की हटा के करना, इट इज सजेस्टेड या इट इज प्रपोज्ड, ऐसा प्रपोज किया जा रहा है, ऐसा सजेस्ट किया जा रहा है, फिर क्या किया जा रहा है भाई, डैट, डैट लगा दिया, फिर वी शुड, मतलब हम चले ना उस बात के लिए,
तो वी शुड, तो वी शुड, और फिर एज इट इज जो आपका वर्ब या सेंटेंस था उसको एज इट इज कॉपी कर देंगे, वी शुड प्ले हॉकी, ठीक है, वी शुड प्ले हॉकी। तो इस तरीके से हम लेट वाले सेंटेंसेस को डील करते हैं। क्लियर? ये था आपका एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का टॉपिक। इसमें ना 2-3 चीजें ध्यान रखना, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं, या कल करवाएंगे, अभी है ना कुछ कुछ छुटपुट बाकी है वैसे, अरे छोड़ो ना, खत्म ही करो। कुछ शब्द ऐसे होते हैं, ये पीडीएफ तो मैंने आपको भेज ही दी ना, बताना ही तो है, ध्यान से सुनो। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आजकल एग्जाम्स में बहुत आ रहे हैं, जिसके अंदर बाय नहीं लगता, बस आपने और कुछ नहीं करना है, ध्यान रखना। जैसे बाय लगाते हैं, जैसे मैंने बताया था नॉन के साथ टू लगाते हैं, नॉन टू मी, है ना, नॉन बाय नहीं लिखाता ना। तो कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जिसके साथ बाय नहीं लगाते, तो बस आप वो सेंटेंस याद कर लो और कुछ नहीं है। हाँ, 11 के बाद प्लेलिस्ट में ऐड करनी है, कोई नहीं, मैं अभी कर दूंगी जस्ट आफ्टर द क्लास। तो बस आपको शब्द याद करना, इंटरेस्टेड आ जाए तो इंटरेस्टेड इन लगाएंगे, इंटरेस्टेड बाय नहीं लगाएंगे। मान लो वर्ब की थर्ड फॉर्म इंटरेस्टेड हो किसी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करने में, तो इंटरेस्टेड बाय अस नहीं लगाएंगे, इंटरेस्टेड इन, आई एम इंटरेस्टेड इन, आई एम इंटरेस्टेड इन, है ना, बोलते नहीं आई एम इंटरेस्टेड इन, आई एम इंटरेस्टेड इन लाइफस्टाइल। सो तो मैं कुछ बोलने वाली नहीं हूँ, ठीक है। सो मैं ये कहने वाली थी कि अब मैं आपको बहुत सारा लाइफस्टाइल के ऊपर वीडियोस बनाया करूंगी। एक बार ये पढ़ाई वाली वीडियो से फ्री हो जाऊँ, ऐप पे छोटे छोटे अपडेशन बाकी हैं, खैर फ्री तो कभी भी नहीं होंगी, लाइफ टाइम चलेगा ये तो, बट छोटे छोटे अपडेशन बाकी है। एक बार वहां पता नहीं हर बैच कंप्लीट होके नहीं देता, कुछ ना कुछ मुझे लग ही जाता है कि ये भी ऐड कर दूँ, ये भी ऐड कर दूँ, तो खत्म होने, खैर 90-10% तो कभी जिंदगी में खत्म होता ही नहीं है मेरी डिक्शनरी में, क्योंकि मुझे अपडेट करते रहने का शौक है और 10% अपडेट होता रहता है, बट 95% भी सारे बैच खत्म हो रहे हैं, तो मेरा शांति से हो जाएगी। फिर तुम्हें निशा शर्मा लाइफस्टाइल पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखाया करूंगी। देखिए, इंटरेस्टेड इन, कंटेन के साथ भी आएगा, ये पेपर में आ चुका है कंटेन, ठीक है। नॉन के साथ आपको पता है टू लगाते हैं, सरप्राइज के साथ एट लगाते हैं, हिज बिहेवियर सरप्राइज एट लगाएंगे। ऑफेंड होता किसी से नाराज होना, ओफन के साथ एट लगाते हैं। वैक्स्ड होता तंग करना, VXED, किसी को तंग करना, तो वैक्स के साथ एट लगाएंगे। सेटिस्फाइड के साथ विद लगाएंगे, ठीक है। प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, चार्म, ट्राई, इनके साथ विद लगाते हैं, ठीक है। जैसे कैसे मैं एक बना के दिखा देती हूँ आपको, जैसे सेंटेंस है दिस जग कंटेन मिल्क, पेपर के अंदर आ चुका है सेंटेंस, दिस जग कंटेन मिल्क, इस जग के अंदर मिल्क है, दिस जग कंटेन मिल्क, तो हम क्या से लिखेंगे, मिल्क आप कंटेन्ड है, V2 है तो वाज लगाएंगे, मिल्क वॉज कंटेन्ड इन दिस जग, बस बाय दिस जग नहीं लगाएंगे, बस इतना सा लॉजिक था इसमें। तो ये शब्द है एज इट इज याद करना। पीडीएफ मैंने अचीवर अकेडमी निशा शर्मा टेलीग्राम पर भेज दी है, जो बच्चा टेलीग्राम पे नहीं है नीचे लिंक दे दूंगी, ज्वाइन कर लेना, ठीक है, सभी लिंक दे दूंगी, टेलीग्राम, इंस्टा, निशा शर्मा लाइफस्टाइल एंड अचीवर अकेडमी ऐप। क्लियर? तो यहाँ तक ये था। बाकी कुछ मिसेलिनियस होते हैं जिनका कोई शॉर्टकट मतलब कोई रूल नहीं होता, ये 2-4 सेंटेंस होते हैं, जैसे सिट डाउन, तो इसका एक्टिव वॉइस बनेगा बी सिटेड, इसका कोई लॉजिक नहीं है, सिट डाउन, बी सिटेड। क्वीन टेस्ट बिटर, क्वीन टेस्ट बिटर, तो क्या लिखेंगे, क्वीन इज बिटर व्हेन इट इज टेस्टी, क्वीन इज बिटर व्हेन इट इज टेस्टी, ठीक है। द ऑडियंस चीयर द, क्या लिखा है, ऑडियंस चीयर हिज स्पीच, तो हिज स्पीच वॉज चीयर्ड। रोज स्माइल, रोज स्मेल स्वीट्स, रोज स्मेल स्वीट्स, तो रोज स्मेल स्वीट, रोज स्मेल स्वीट व्हेन इट स्मेल, मतलब जब रोज को, रोज स्मेल्ट स्वीट व्हेन इट इज स्मेल, जब इसको स्मेल किया जाता है तो ये स्मेल्ट होता है, बढ़िया। पीपल सेड दैट गॉड इज वन, तो इट इज सेड दैट गॉड इज वन, ये एज इट इज है। हु नोज मी, तो टू हुम आई वाज नोन, तो ये WH फैमिली है, तो मैं आपको करवाई चुकी हूँ, ठीक है भाई। तो ये था नरेशन का एक कंप्लीट चैप्टर। होप सो गाइस आपको ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझ आया है। मैंने अपना पूरा जी जान लगाया है तुम्हें नरेशन समझाने में, 6 क्लास मैंने आपको पढ़ाई है नरेशन नियर वॉइस, ठीक है। और मुझे लगता कोई बच्चा अब ऐसा होगा जिसको वॉइस ना समझ आए, और यदि अब भी तुमने वॉइस गलत करे ना, तो ना वीडियो को दोबारा देख लेना, फिर गलत नहीं होंगे, ठीक है। अब मैं ये तो कहने वाली नहीं हूँ, ऑफलाइन होते तो कुछ बोलती, ठीक है। तो होप सो गाइस यू लाइक दिस सीरीज, एंड इफ यू लाइक देन डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू कमेंट बिलो। ये साथ साथ कमेंट तो चलते हैं, लेकिन वीडियो के नीचे भी अपने कमेंट्स जरूर दिया करो, अपनी राय,
क्योंकि आपके कमेंट्स को पढ़ के मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, रीइंफोर्समेंट मिलता है आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, टेक केयर, टिल देन, बाय बाय। रीट के पेपर आ चुके हैं, डाउनलोड हो चुके हैं, तो आपको आज दिन में रीट के पीआरटी और टीजीटी दोनों पेपर्स का कंप्लीट सॉल्यूशन विद ऑप्शंस एक्सप्लेनेशन के साथ करवा दिया जाएगा। टाइम जो भी होगा मैं ऑलरेडी स्ट्रीम मेंशन कर दूंगी। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर। पीडीएफ अचीवर्स एकेडमी ऐप पर मिलेगी। ऐप नहीं, अचीवर एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डाल दूंगी। अचीवर एकेडमी ऐप है। जो बच्चे नए हैं, हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं, तो मैं बता दूं, हमारा चैनल डेडिकेटेड है टीचिंग एग्जाम के लिए। किसी भी स्टेट के किसी भी टीचिंग एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो आपको कंप्लीट बेहतरीन क्लासेस यूट्यूब पर भी मिलती है, साथ में अचीवर्स एकेडमी ऐप पर कंप्लीट बैच होते हैं हमारे, 95% कंप्लीट होते हैं हर वक्त। क्यों? क्योंकि मेरा मानना है ये सिर्फ टाइम पास करने वाली बातें हैं। जब पेपर पास में हो तो ज्यादा लाइव के चक्करों में मत पड़ा करो, रिकॉर्डेड अपने तरीके से ये देखो कि मुझे तो एक दिन में 10 क्लास कर लेनी है, टाइम कम है, कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच, गो विद डैट। और वो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं रिकॉर्डेड है, क्योंकि मैं ऐसे ही बकवास करती रहती हूँ, ऐसे ही बातें मारती रहती हूँ और ऐसे ही पढ़ाती रहती हूँ। बच्चों को ऐसा ही लगता है कि मैम सभी बैच लाइव हैं और हमारी टीचर भी इसी तरीके से वीडियोस बनाते हैं, तो आपको इतना ऑथेंटिक कंटेंट मिलेगा। अब आप खुद देखिए, इंग्लिश मेरा खुद का सब्जेक्ट है, स्टिल फोनेटिक्स और ये जो इंटोनेशन, ट्रांसक्रिप्शन, इनमें थोड़ा सा मुझे अपने आप पे ये लगता था कि नहीं, शायद मेरी वजह से एक आधे बच्चे का एक आधा नंबर कट सकता है, तो मैंने बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं लिया। स्पेशल टीचर को अपॉइंट किया सिर्फ 7 क्लास बनाने के लिए, फोनेटिक्स, स्ट्रेस, इंटोनेशन और बस इनकी। ठीक है ना? तो कहने का मतलब एक भी नंबर का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ मैं अपने कोर्सेज के अंदर। तो इफ़ यू वांट यू कैन ज्वाइन द कोर्सेज एट अचीवर्स एकेडमी ऐप, and if you want to join my lifestyle then you can join Nisha Sharma Lifestyle YouTube channel, and if you want updation of my life and padhai and all these things altu faltu, then you can join my Instagram Nisha_Sharma 9034। till then bye bye, take care। सारे लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू।